सो करण वर्मा अनप्लग्ड पे अभी तक जितने लोग आए, कोई लेखक है, कोई यूट्यूब ब्लॉगर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई धर्मगुरु है, पर आज जो शख्सियत हैं उनको मैं एक बॉक्स में नहीं रख सकता बिकॉज ही इज मल्टी फैसेटेड एट हिज वेरी कोर। उनको एक रियलिटी टीवी स्टार भी बोल सकता हूं मैं, उनको मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बोल सकता हूं, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइसेस ऑन इंडियन टेलीविजन टुडे। But for me, he is my bro of all seasons. Ladies and gentlemen, please welcome the very dynamic, the very dashing, Tehseen Poonawalla. Thank you, Karan. Thank you so much. Tehseen, it's a pleasure to have you. I keep meeting you every day, but ऐसे मिलना is a different experience altogether. तो करण को मैं रोज मिलता हूँ स्टूडियोज में, और लेकिन करण वर्मा अनप्लग्ड में जो आपने मुझे बुलाया, एंड यहाँ पर जो मुझे मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। यस यस यस, यू नो हम लोग को जितने भी कमेंट्स आए ना, आपके लिए एक तो बहुत सवाल आए हैं। पहली बात तो यू आर वेरी पॉपुलर, ठीक, एंड वन ऑफ द फ्यू पीपल जो दोनों साइड से उनको बहुत प्यार मिलता है, एंड आई मीन इट इन द राइट वे, प्यार मिलता है बिकॉज एक्चुअली काफी बीजेपी के भी लोग, कांग्रेस के लोग तो लाइक करते ही हैं, बीजेपी के लोग भी ऑल्सो दे वांट टू हियर यू। एंड आज जहां मेरा उद्देश्य आपसे बहस करने का नहीं है, यू नो, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आप हमेशा एक बात कहते हो, एंड ये हमने सुना है, दैट यू आर द सेंट्रिस्ट वॉइस इन इंडिया राइट नाउ, एंड सेंट्रिस्ट वॉइसेस की जरूरत है, ये आपका मानना है। Correct. आज मैं आपसे जरा समझना चाहता हूं, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से आई एम द सेंट्रिस्ट वॉइस? सेंट्रिस्ट का क्या विजन है फॉर भारत ऑफ टुडे? सेंट्रिस्ट यानी कि वो ना लेफ्ट पर है ज्यादा, ना राइट पर है ज्यादा। इकोनॉमिकली मैं थोड़ा सा राइट ऑफ सेंटर हूँ, सोशली में थोड़ा सा लेफ्ट ऑफ सेंटर हूँ, बट विजन वाइज आई एम कंप्लीटली सेंट्रिस्ट। इसका मतलब है कि मार्केट्स फ्री होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, इकोनॉमिकली बात करूं, सभी के पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, भारत एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए जिसमें सभी व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, एंड गुड क्वालिटी शिक्षा और गुड क्वालिटी स्वास्थ्य, ये सबका फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। दैट इज अ सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट का मतलब है ना ही वो धर्म के रास्ते पर एक्सट्रीम हो, ना ही वो वेलफेयरिज्म के रास्ते पर एक्सट्रीम हो। वो सेंट्रिस्ट हो, वो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी चाहता हो जिसमें जो लोग पीछे उनका हाथ पकड़ा जाए बट अनफेयर एडवांटेज किसी को ना मिले। दैट इज अ सेंट्रिस्ट इन अ नटशेल। इसका कोई एग्जांपल दीजिए मुझे। कैन यू गिव एन एग्जांपल जहां किसी राज्य में आप देखते हैं कोई इस तरह का मॉडल के क्लोज हो, या एनी कंट्री यू आइडलाइज कि भाई इस कंट्री में, बिकॉज यू ट्रैवल्ड अ लॉट, आई नो दैट, ट्रैवल्ड अ लॉट, सो एनी कंट्री वेयर यू फेल्ट कि यू नो दिस इज द काइंड ऑफ मॉडल आई वुड लाइक टू सी इन भारत? Macron in the earlier part, France में was a centrist, continues to remain a centrist. Okay. अगर आप देखें तो मैक्रोन ने जितने भी मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट थे फ्रांस के अंदर, उन पर एक्शन भी लिए, इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट, yet at the same time he's maintained the credentials of allowing freedom. सेंट्रिस्ट जो होता है वो फ्री स्पीच के लिए होता है, वो इनटॉलरेंट बिल्कुल नहीं होता, जैसे दोनों साइड राइट और लेफ्ट एक्सट्रीमली इनटॉलरेंट है, वो दोनों साइड की बात सुनता है और वो ज्यादातर सेतु बनाता है, राइट और लेफ्ट को ब्रिज करता है, विच इज व्हाट आई फील। कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है वो गलत नहीं होता पूरी तरह से, ना बीजेपी ना कांग्रेस। बीजेपी में कुछ अच्छी बात है, कांग्रेस में भी कुछ अच्छी बात है, उनमें जो ब्रिज है उस ब्रिज को गैप करना, जो गैप है उसको ब्रिज करना, ये एक सेंट्रिस्ट का काम होता है, ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट ना ही एक्सट्रीम राइट। और सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट होते हैं, बाय द वे, पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट होते हैं। सो तहसीन, जितना आपने कांग्रेस को डिफेंड किया है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, उतना मैंने किसी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन को नहीं करते हुए देखा। आधे बेचारे खून फेंक के भाग चुके हैं, कई लोग इधर आ गए, पर आप अभी तक डटे हुए हैं कांग्रेस को सपोर्ट करने में। मेरे खून में है कांग्रेस का। आपके खून में कांग्रेस। अब मुझे ये बताइए, खून में पूरी तरह तो नहीं है, बिकॉज आपके खून के कुछ हिस्से दूसरी तरफ भी चले गए हैं, उस पे मैं रुक के आऊंगा, बट मुझे ये बताइए कि क्या है ये फैसिनेशन विद कांग्रेस, और क्या आज की कांग्रेस, जब आप सेंट्रिस्ट की बात करते हैं, क्या उस पे अमल करते हुए आपको दिखती है? तो लेट मी डिवाइड इट इनटू पार्ट्स। मेरे दादाजी कांग्रेस में थे, तब से मेरे दादाजी गांधी जी के साथ थे। ओके। जब गांधी जी जेल में थे पुणे में, तब दादाजी और उनकी वाइफ जेल में थे महात्मा गांधी और बापू के साथ। तो कस्तूरबा का देहांत भी वहीं पर हुआ पुणे के अंदर। तो जो दादाजी की वाइफ थी, क्योंकि उनकी सेकेंड वाइफ थी, नॉट रियली माई दादी, उन्होंने अंतिम संस्कार किए। उसके बाद मेरे दादाजी बापू के साथ पंचगनी गए थे, गांधी जी जेल से रिलीज हुए, वहाँ पे गांधी जी पे एक असैसिनेशन अटैक हुआ था, तो वो उनके साथ थे। तब से हम कांग्रेस में हैं।
तो कांग्रेस को हमने हमेशा वोट दिया है, शहजाद को अच्छा। छोड़कर, बाकी तो हमेशा हमने कांग्रेस को वोट दिया है। और ये पारिवारिक रिश्ता है कांग्रेस के साथ, तो ये एक रिलेशनशिप है। आज की जो वर्तमान कांग्रेस है, मुझे लगता है ये बहुत लेफ्ट हो चुकी है, लेफ्ट हो चुकी है, बहुत ज्यादा लेफ्ट, Okay. बहुत वामपंथी सोच आ चुकी है। और उससे कांग्रेस देश के एस्पिरेशंस को समझ नहीं पा रही, इसलिए कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही है। देश के एस्पिरेशंस पूरी तरह से बदल गए, पूरी तरह से बदल तो गए। कब तक कांग्रेस एस्पिरेशन समझ रही थी आपके अनुसार? मतलब टिल व्हेन डू यू थिंक कांग्रेस वाज इन टच विद पीपल्स एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स? नरसिम्हा राव ईरा, नरसिम्हा राव, राजीव जी, इन द टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक फ्रंट, Okay. नॉट पोलिटिकली, बट राजीव जी समझ रहे थे, इसलिए कंप्यूटर्स, टेलीकॉम, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी वहां पर शुरू हुई। नरसिम्हा राव जी एंड मनमोहन सिंह जी, एंड इन पर्टिकुलर यूपीए वन मनमोहन सिंह जी, उन्होंने गवर्नमेंट स्टेक करी यूपीए न्यूक्लियर डील के लिए, जिसको वामपंथी और राइट विंग बीजेपी मिलकर सरकार गिराना चाहते थे। और बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स विल नो, मैं थोड़ा सा समय, न्यूक्लियर डील 123 अग्रीमेंट भारत के लिए एक एक्सेप्शन था। भारत एनएसजी का सिग्नेटरी नहीं है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का, और भारत को एक्सेप्शन मिला। और आप सोचिए, ये लेफ्ट तो लूनीज है ही, पर भाजपा उनके साथ मिलकर सरकार उसके लिए गिराना चाहती थी। न्यूक्लियर एनर्जी सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, सो इंपॉर्टेंट। No, I agree. This is one achievement of Dr. Manmohan Singh, जिसके लिए I think everyone respects him. Which is why the Congress in UP2 got added numbers. That I agree. But there are so many things जो इन्होंने करी, like national security को लेके जो lapses हमने देखे 2004 से 14 की अगर बात करें, we saw corruption scams, lots of things happening. तब तो इतना लेफ्ट लूनी एलिमेंट नहीं आया था। तब what was wrong with Congress? आपके हिसाब से ये भटकना शुरू कैसे हुए? Some people say कि this coincided with the entry of Rahul Gandhi in the Congress party, because राहुल गांधी भी तभी आए, 2004 के ही आसपास एंट्री हुई उनकी। हाँ, उनका पहला चुनाव तो वही था। उनका पहला चुनाव था। तो लोगों का कहना है क्या कांग्रेस वहां से भटकना स्टार्ट हुआ? कब से भटकना स्टार्ट हुआ कांग्रेस? ये जो लेफ्ट ने टेक ओवर किया 2004 में तो नहीं किया था? 2008-9 के बाद, ओके, वहां से। और ये जो मीडिया मिसमैनेजमेंट सबसे पहला 2009 के बाद। उदाहरण 2G। ओके, 2G, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा पॉडकास्ट से। ठीक। 2G की जो पॉलिसी थी वो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वो ट्राई का रिकमेंडेशन था, उस पर डर गए। और मैं बड़े अदब से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सर झुकाकर कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये लाइसेंसेस पॉलिसी कैंसिल की वो गलत था। गवर्नमेंट्स चुनी जाती है पॉलिसी पे, आप पॉलिसी इत्तेफाक रखो ना रखो, ये कोर्ट्स का डोमेन नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, अनलेस वो आर्बिट्रली कुछ गलत हो, तो उसमें करप्शन होगा, वो अलग चीज है। पॉलिसी गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, कोर्ट्स कांट डिसाइड पॉलिसीज, उस पर तो सरकार चुनी जाएगी। तो आप उस पॉलिसी के अंदर कुछ करप्शन हुआ, यू कैन कमेंट ऑन दैट, यू कांट कमेंट ऑन पॉलिसी, यू कांट कैंसिल पॉलिसी एज फॉर्म। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करेक्ट पॉलिसी थी, जिसका एक एम था कि मोबाइल पेनिट्रेशन भारत में बढ़ाना, जिसके कारण भारत की जीडीपी बढ़ेगी। और वो हुआ 2009 के बाद, जब मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ा। वो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी, ट्राई का रिकमेंडेशन था, उस पर पीछे चले गए, बहुत गलत था। 2G पॉलिसी वाज करेक्ट, मैं इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेट्स बी क्लियर। एंड क्या हुआ, इतना सब होने के बाद, उस मूवमेंट के बाद एक व्यक्ति कन्विक्ट नहीं हुआ भाजपा की सरकार में। कोई कन्विक्शन आप नहीं ले पाए। जो जज थे 2G के, वो कहते रहे मैं बैठा रहा एविडेंस के लिए, आप कुछ एविडेंस ला नहीं पाए। वर्तमान सरकार प्रोसिक्यूट कर रही थी। ये 2G की बात हम अगर करें, दैट इज 2008-9 के बाद, या ये मैं बिना फिल्टर की बात करूंगा, जहां पर ये अन्ना हजारे साहब ने अपना चालू किया था विद अरविंद केजरीवाल, उससे डरे। अन्ना हजारे हमें पुणे से आते, उनके अन्ना हजारे साहब रियली, और उनको मैं तो अन्ना हजारे साहब को तो जानता हूं, बट आई एम सेइंग इन जनरल, ये जो सारा मूवमेंट शुरू हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली की बात कर रहे हैं आप, 2011 सारे अब चले गए, अपनी पार्टी बनाया, भाजपा में चले गए। उनसे फिर ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था, उसको ये लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पाए कांग्रेस। क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से उस समय? अब मैं जब होम मिनिस्टर बनूंगा तब मैं बताऊंगा। बट देखो, दैट वाज एन अटैक ऑन इंडिया, दैट वाज एन अटैक ऑन इंडियाज इकोनॉमी। ये जो मूवमेंट था, इंडिया की इकोनॉमी पे अटैक था। इंडिया का जीडीपी लगातार गिरा उसके बाद। ये इतने उस मूवमेंट में जो गोल्स बनाए गए थे, इतने डिक्टेटोरियल गोल्स थे, जैसे कि वो लोकपाल, वो ओरिजिनल लोकपाल अन्ना हजारे जी ने प्रस्तुत किया था। आपने कभी पढ़ा वो
इट वॉज सो ड्रकोनियन कि गवर्नमेंट और कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल में लाने की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट जजेस, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स, इतने ड्रकोनियन बिल के ऊपर आंदोलन कर मैंने आपकी बात चलिए मान भी ली 1 मिनट के लिए कि थी मीडिया मिसमैनेजमेंट हुई, दिस यू एग्री? कंप्लीट मान लीजिए, आज तक हो रही है वो। हाँ? 2008 से लेके 2024 तक हम आ गए, तो ये मीडिया मिसमैनेजमेंट कब तक होती रहेगी? मतलब कब तक कांग्रेस कैन ब्लेम कि अरे हमसे मीडिया मिसमैनेज हो गया, कभी किसी ने कोई बयान उल जलूल दे दिया। महाराष्ट्र में अभी आप लोगों ने देखा द डिबैकल दैट हैपेंड इन महाराष्ट्र, आप वहीं से आते हैं, यू आर फ्रॉम पुणे, व्हाट अ डिजास्टर। मतलब इतने सालों बाद भी लोकसभा में एक अपस्विंग भी मिला आपको, उसके बाद आप खो गए पूरी तरह से। तो महाराष्ट्र में जाते हैं, फिर मीडिया मैनेजमेंट पे आते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से डिबैकल हुआ। 30 सीटें आई एमबीए को लोकसभा में। इसके बाद 2 चीज भाजपा ने कोर्स करेक्ट किया। एक, भाजपा सड़क पे आई, उन्होंने भी देखा कि उनकी जो पॉलिसीज है महाराष्ट्र में वो गलत थी। दूसरा, आरएसएस सड़क पे आई। मेरी साइड, जिनको मैं वोट करता हूँ, एमबीए विपक्ष, वो उसी मुद्दे पर रहे जो लोकसभा के मुद्दे थे, जो रेजोनेट नहीं कर रहे थे। आपकी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, सोयाबीन फार्मर, कापूस के जो किसान थे, ये एक्चुअल मुद्दे थे। नौकरियां सूबे के बाहर जा रही थी, इंडस्ट्री सूबे के बाहर जा रही थी, ये एक्चुअल मुद्दे थे, उनको नहीं उठाया गया। लेकिन मेन चीज था, और बहुत आसान होता है भाजपा पे दोष डालना कि उन्होंने पोलराइज किया। देखिए, भाजपा ने झारखंड में ज़्यादा पोलराइजेशन किया। वो जो माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट था बेटी और ज़मीन को लेकर, हेमंता बिस्वा शर्मा जी का स्टेटमेंट था, जो एड्स थी, पोलराइजेशन की अटेम्प्ट एक्चुअली झारखंड में ज़्यादा थी। लेकिन पोलराइजेशन बाय इटसेल्फ डज नॉट वर्क अगर काउंटर पोलराइजेशन ना हो। तो झारखंड में हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने जितना भी पोलराइजेशन किया, या भाजपा ने कोशिश की, माननीय गृह मंत्री ने कोशिश की, एड्स बनाए, वो तब तक काम नहीं कर पाए जब तक हेमंत सोरेन जी ने उनको रिएक्ट नहीं किया। तो उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, वो सिर्फ ये कह के ट्राइबल राइट्स उन पर बात की, क्या झारखंड आसाम से चलेगा, क्या दिल्ली से चलेगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ, उलेमा काउंसिल ने पत्र भेजा, काहे रिएक्ट कर रहे थे उनको, उन्होंने पत्र भेजा उनके डिमांड्स के साथ, 17 डिमांड्स या 14 डिमांड्स। आप उनको एक लाइन का पत्र लिखते, आपको हमें वोट करना है कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। वोट किसको करते? भाजपा को करते। पॉलिटिकली सोचिए। फिर एक मोहतरमा आए, उनके शौहर यह मौलाना, ऐसे मौलाना को मिलने जो कहते तालिबान अच्छे हैं और लड़कियों को पढ़ाई नहीं करना चाहिए। कहाँ जाना था मोहतरमा और उनके शौहर को मौलाना से मिलने? तो आप बताओगे, ये तो आपके एलाइज हैं भाई। तो अपना चुनाव जिताने के लिए एमबीए को दुबा दिया, और मोहतरमा ने जिन के लिए कैंपेन किए वो सारे हारे, उनके शौहर भी हार गए। वो रिकॉर्ड इंटैक्ट है मोहतरमा का। फिर तीसरे, हमारे दूसरे एक विधायक है वहां के महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में विधायक को आमदार कहते हैं, वो गए ऐसे मौलाना को मिलने जो गजवाए हिंद करना चाहते। पायजामा ठीक से पहनने पाते मौलाना साहब, गजवाए हिंद करने आए, ऐसे मौलाना साहब से मिलना। अबू आजमी की बात कर रहे हैं आप, अजहरी से मिलने गए थे। हाँ, और बीजेपी का एस, हुकुम का इक्का, संजय राउत। अच्छा, जब मुंह खोलते, आपके प्रिय मित्र हैं संजय राउत तो भाई, मेरा उनसे विशेष प्रेम है। जब मुंह खोलते 10 वोट कम करते, जब मुंह खोलते 10 वोट कम करते। मतलब गांव बसाने लुटेरे आ गए, ये उद्धव जी मुख्यमंत्री, उद्धव जी मुख्यमंत्री, उद्धव। अरे भाई काम डाउन करो ब्रो, लाइक चिल, पहला जीतो चुनाव, फिर जिसको बनाना है बनाओ। और महाराष्ट्र के लोग सोचेंगे यार गांव बसाने लुटेरे आ गए। अच्छा, संजय राउत जी का एक और खासियत है, वो जिस लहजे में बात करते हैं, जिस स्टाइल में बात करते हैं, वो सड़क का जो बुली होता है वैसे वो महाराष्ट्र में पसंद नहीं करते लोग। ये जो दबंगी है, दबंग बनना, ये बाहुबली का जो एक रूप है, वो ठीक है, वो कुछ कल्चर्स में एक्सेप्टेड होता है, महाराष्ट्रियन कल्चर में एक्सेप्टेड नहीं होता है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। पर वो अमिताभ बच्चन वाला स्टाइल, भाई वो ठीक है बच्चन साहब। उन्होंने तो कल एक बहुत बड़ी बात बोल दी, उन्होंने तो कहा ये जो देश है भारत में, इसमें कहीं सीरिया वाला हाल ना हो जाए। जिस तरह से चल रहा है, बशर अल असद को लोगों ने एक कू स्टेज कर दिया, दिस कैन हैपन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड। अब आप सोचिए करण, भाजपा को हराना बहुत जरूरी है। आई रियली बिलीव दिस फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई हार्ट आई बिलीव भाजपा को हराना जरूरी है। लेकिन क्या हम भाजपा को बुलेट से हराएंगे या बैलेट से हराएंगे? Syria, and Karan, you understand geopolitics very well, is a very old culture and a very old country. Like India, it's a very old culture and a very old country. बहुत प्राचीन कल्चर है, बहुत प्राचीन मुल्क है। क्या हालत हुई उस मुल्क की?
वहाँ के लोगों की, वहाँ के आवाम की क्या हालत हुई? क्या हम वो भारत में चाहते हमारे लोगों के लिए? क्या हम चाहते 12, 13, 14 साल के बच्चे के हाथ में AK-47 हो? और असद को हराकर जो HTS सत्ता में आई है वहां पर पावर में, वो क्या डेमोक्रेटिक पार्टी है? वो क्या संविधान को ऊपर रखेगी? वो क्या जमहूरियत को बढ़ावा देगी? वो क्या लड़कियों को पढ़ाई कराएगी? वो HTS आतंकवादी है। टोटल। हम क्या बात कर रहे हैं? मतलब कुछ तो सोचे। करण, आपका पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर है। आपके पॉडकास्ट से माध्यम से मैं उद्धव जी को कहना चाहता हूँ, संजय राउत जी की वजह से आपकी सरकार गिरी है, आपकी पार्टी टूटी है। अब इसका मुंह आप बंद नहीं कराओगे ना, मातोश्री पे ताला लग जाएगा। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ और मैं कंसर्न से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उद्धव जी की एक्चुअली रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एक पर्शियन में कहावत है, सुल्ताने शाह शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, शाहिन शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। इसका मतलब होता है कि है तो जहां पना, उनका राज है दिल्ली से पालम। वाह। ये होगा शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का हालत। मातोश्री के आगे उनकी कोई नहीं पूछेगा अगर ये संजय राउत जी को आपने बंद नहीं कराया मुंह इनका। और विपक्ष को इनसे दूर होना चाहिए। मतलब कोई कल्पना, कोई भी सेन व्यक्ति, कोई भी नॉर्मल थिंकिंग व्यक्ति, कोई भी मेंटली सेन व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि भारत में सीरिया जैसी हालत हो? मतलब क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितनी गरीबी होगी, कितना खून बहेगा अगर सीरिया जैसी हालत हुई? तहसीन, एक बात आती है यहाँ पे, आप ये बात समझ रहे हो, आप सॉरी ये मैं बात डिस्गस्टेड हूँ नहीं इस नहीं बात नहीं नहीं से। आप ये बात डेली बोल रहे हो, हम लोग सुन भी रहे हैं, आप हर जगह बोल रहे हो ये सब बातें। ये बात क्या कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही? उनके यहाँ के लोगों को नहीं समझ आ रही? एंड you are also a member of the Gandhi family. You are married. Your wonderful wife Monica and your kid, of course, Zurwan, amazing kid. I've met your family also. So you are married in the family. You know these people. Why aren't they listening? Consistently खराब results भी आ रहे हैं, आप भी बोल रहे हो ये बात. You are one of the respected voices on television. Why is it not penetrating? आई थिंक राहुल जी के साथ के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मुझे लगता है वो बहुत ही लेफ्ट है, लेफ्ट लूनीज है। Okay. और दूसरी चीज़ है कि मुझे नहीं लगता वे लोगों का कोई पब्लिक में रीच है या पब्लिक के साथ कोई टच है कि वो जानते कि पब्लिक की एक्चुअल परेशानी, समस्या क्या है। वो एक अलग दुनिया में रहते, पैरेलल यूनिवर्स में, जो राहुल गांधी। मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे नाउ you've met, of course you've met, you've hung around राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, everyone. How are they in person? Very जैसे nice. अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, how is he as a person? क्या है उनकी सोच, क्या है वर्ल्ड व्यू, क्या है? राहुल जी से जितने मैंने बात की और जितना मैंने उनको देखा है, ऑब्जर्व किया, और आउटसाइड से भी मैंने जो ऑब्जर्व किया उन्हें फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट हम्बल पीपल आई नो। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई हैव सीन हिम, दिस इज बिफोर आई मेट मॉन्स, ये 2009 की बात है। आई डोंट नो इफ राहुल विल रिमेंबर दिस, मुझे ये नहीं पता उसको याद होगा, बट मैं एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ। वो पुणे में आए थे कैंपेनिंग के लिए, लोकसभा असेंबली का कैंपेनिंग था। लोकसभा कांग्रेस को 206 या कुछ सीटें मिली थी, यानी कम। पुणे में कैंपेनिंग के लिए, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के लिए। और एक ओल्ड लेडी को एस्कॉर्ट कार लग गई थी साइड में, एंड उनके शायद पैर में थोड़ी चोट आई थी। तो आई वॉज देयर इन दैट थिंग, तो इमीडिएटली आई obviously she got assistance, or she was taken to the hospital etc. लेट नाइट मुझे कॉल आता है, और उनके ऑफिस से कॉल था, और कहते राहुल जी बात करना चाहते हैं, बिकॉज दे वर अवेयर दैट आई हैड टेकन केयर ऑफ हर, एंड ही वाज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट दैट लेडी। शी ओके? उनकी एस्कॉर्ट कार, पीछे की एस्कॉर्ट कार, लोकल पुलिस की, वो भी नहीं उनकी एसपीजी, उस वक्त एसपीजी था, उसकी नहीं, लोकल पुलिस की एस्कॉर्ट कार किसी लेडी को लग गई, उनको अस्पताल ले गया। He was that concerned. I'm not making this up. So you know, you He's talk a very about kind guy. So you talk about humility with Rahul Gandhi and all. Not just humility. Why does even this with, not even, show up? even with Priyanka ji, I'll tell you the 2-3 things that I observed. Let's say, I'll give an example. Small things that I've observed in her body language. जब मेरी engagement थी, मैं उस वक्त की बात करता हूँ, तो the couple of Congress leaders etc. at the farm where Monica and I were getting engaged. Of course she was there, and Priyanka ji was there.
सर्विंग असेल्व्स फूड, सर्विंग द एल्डर्स। और जो कांग्रेस के लीडर्स थे जो थे, उनके साथ दो दो लोग थे, वो नेताजी के लिए खाना। सो इट्स जस्ट द होल बॉडी लैंग्वेज, इट्स शी सो काइंड एंड वार्म एंड यू नो आई सॉ जब वो कैंपेनिंग कर रही थी अमेठी में 2014 में कुमार विश्वास जी के खिलाफ। अमेठी में अच्छा, कुमार विश्वास जी भी लड़े थे, स्मृति जी भी लड़ी थी और कुमार विश्वास जी। तो कुछ लोग राहुल जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उनकी कॉन्वॉय जा रही थी, उन्होंने रोका कॉन्वॉय, नीचे उतरी, उनको पूछा अच्छा आप लोग आए, आप लोग यहाँ, आप लोग को कोई दिक्कत है, कोई समस्या, आप लोग यहाँ से तो नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर से आए थे। तो शी फ्लॉड देम, और वो सब कुमार विश्वास जी का नारा लगाने छोड़ दिए और उनसे सेल्फी ले रहे, उनके साथ सेल्फी ले रहे। शी इज जेन्युइनली सो वार्म, मैंने अपनी आंखों से देखा। आई एम टेलिंग यू थिंग्स। नहीं, मैं एक मिनट के लिए अगर आपकी बात मानूं भी कि नहीं, चलिए नहीं, मैं सच मान लेता हूं कि भाई आपके साथ हो सकता है वार्म हो, आपके आसपास के लोगों वो कुमार विश्वास के सपोर्टर्स के साथ। जैसे पार्लियामेंट चल रहा है अभी, ठीक, उसमें द वे राहुल गांधी हैज बीन, पूरे पार्लियामेंट सेशन की अगर मैं बात करूं, जब से वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, ऑल सेड एंड डन 99 सीट्स, एक अच्छा जंप आया उनका जो चल रहा था, उसके बाद से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज रही पार्लियामेंट में, स्लोगनियरिंग की, लोगों से कहने की वेल में जाओ, प्राइम मिनिस्टर से भी बात करने की, सब कुछ जो रही, उसमें वो ह्यूमिलिटी, वो डिसेंसी हमें नहीं दिखी। तो वी वंडर, बिकॉज यस आई हैव आल्सो इंटरेक्टेड विद पीपल हु सेड कि भाई राहुल गांधी अलग से मिलो तो अच्छे हैं, डिसेंट हैं, काइंड है, तो ये चीज क्यों नहीं पब्लिक में दिखती? हमें पब्लिक में हमें बहुत रफ बिहेवियर दिखता है। आई फील पार्लियामेंट को लेकर, मैं ज्यादा माइक्रो डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वेल वो सब क्यों मणिपुर के एमपी को एक्चुअली बोलना था, उनको अलाउ नहीं किया सेकंड एमपी को, आई वोंट गो इनटू डिटेल्स, लेट्स स्टिक टू द कोर इशू। पार्लियामेंट अगर नहीं चलेगा, फायदा सरकार को होगा 100%। देखिए पार्लियामेंट में इतने मुद्दे सरकार को घेरने के लिए, महंगाई, नौकरियां, आरबीआई ने कहा है हमारा इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा है, इकॉनमी ने इतने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बांग्लादेश, सीरिया, देयर आर सो मेनी इश्यूज जिस पे हम सरकार को घेर सकते हैं। सीरिया में प्लान भी क्या है, सीरिया में भारत के इन्वेस्टमेंट्स है, डिस्कशन होता है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, सरकार तो खुश है भागने से, और लास्ट वीक में सरकार अपने बिल पास करवा देगी। जब तक डिस्कशन ना हो, बट सरकार तो कांग्रेस ने भी रोका ना, 176 पे ही होना चाहिए, व्हाई आरंट दे डिस्कसिंग? मैं तो कह रहा हूं 267 पे ही होना चाहिए। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं ये लोग घेरते? आई एग्री विथ यू, मैं ये कह रहा हूं, जो मुद्दे पर पार्लियामेंट स्थगित हो रहा है, चाहे वो सोरोस हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट का मुद्दा हो, वो देश के मुद्दे नहीं है, कॉमन मैन उसे रेजोनेट नहीं करता। कांग्रेस पार्टी एंड पर्टिकुलरली राहुल गांधी, व्हाई आर दे ऑब्सेस्ड विद दिस अदानी एपिसोड? आई वांट टू नो दिस। मैं आपको कुछ और कह रहा था, हाँ जी, इसको ना ही सोरोस ना ही वो इंडस्ट्रियलिस्ट देश के मुद्दे हैं, ओके, लेकिन ये मुद्दे उठा के, सोरोस का मुद्दा उठा के बीजेपी को फायदा हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, बीजेपी भाग सकती है क्योंकि उसको बहुत जवाब देने हैं और वो जवाब दे नहीं पा रही है, और कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। तो कांग्रेस शुड नॉट स्टिक टू दिस इंडस्ट्रियलिस्ट का मुद्दा। बट मैं अगर आपकी बात मान लूं, अब आपने एंड में बात कही, सबसे पहले तो इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट का मुद्दा उठा के पार्लियामेंट को रोका, सोरोस वाली बात तो बाद में आई, पिछले कुछ दिनों से चल रही है, और कॉमन आदमी का मुद्दा है ही नहीं, दोनों भी कॉमन आदमी। इतनी कॉमन आदमी का कौन सा मुद्दा आज की डेट में कांग्रेस उठा रही है जब आपके हिसाब से? भाई देखिए 3 मुद्दे चल रहे थे, मैं अगर बात करूं आपसे, एक कास्ट सर्वे का मुद्दा चल रहा था, ठीक, आई थिंक दैट हैज लार्जली बीन रिजेक्टेड अब, और कर्नाटका और तेलंगाना में हम लोगों ने अभी तक कास्ट सर्वे आते हुए देखा भी नहीं है। फिर एक खटाखट, आई डोंट नो आप कितना अग्री करते हो विद दिस खटाखट इकोनॉमिक्स, मैं जरा इस पे भी आपका जानना चाहूंगा। एंड तीसरा इज दिस अदानी का मुद्दा, आपकी क्या राय है? लगातार इलेक्टोरल डिफीट्स हो रही है, क्या मुद्दा है इस समय कांग्रेस का और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जब मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, या वर्तमान में अगर मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता, मैं सरकार को घेरता नंबर 1 मुद्दा महंगाई और इकोनॉमिक डाउनटर्न। भारत के लोगों की सेविंग्स कम होती जा रही, घटती जा रही है, लोग अपना सोना मॉर्गेज कर रहे हैं, ये सारी सरकारी डेटा है। इकॉनमी में अगले 10 साल तक या 7-8 साल में मुझे परेशानी दिख रही है व्यक्तिगत तौर से, एंड करंट फाइनेंस मिनिस्टर, शी कैन नॉट हैंडल द इकॉनमी। और इस तरह की कल्पना भी करना कि 35% जीएसटी टैक्स लाना इज टेरेबल, आई टेल यू करण, टेरेबल। सेकंड, टैक्स टेररिज्म पे मैं सरकार को घेरता हूं, जो टैक्स टेररिज्म इस वक्त भारत के अंदर हो रहा है। टैक्स टेररिज्म, बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, और बिल्कुल हो रहा है। जीएसटी की कल्पना विद्वान मनमोहन सिंह जी ने एक सिंपल टैक्स की तरह की थी, और उसमें
अरुण जेटली जी का साथ था, सबका साथ था, अपोजिशन थी, भाजपा की था, बट ओवरऑल एक जो कल्पना हुई थी एक सिंपल टैक्स की। आज जीएसटी बन गया एक्सटॉर्शन टैक्स। आपके ऑक्सीजन पे जीएसटी, आपके कफन पे जीएसटी, और बीच में अगर आपको जीना है तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी, जीएसटी के ऊपर सेस के ऊपर जीएसटी है, गाड़ी के ऊपर 18% जीएसटी, टायर के ऊपर 28% जीएसटी, सीट के ऊपर 28% जीएसटी। और ये सारे टैक्स भरने के बाद सड़क पर आपको न ट्रैफिक का कोई समाधान मिलता है, ना आपको पॉट होल फ्री रास्ते मिलते हैं, आपके पीठ टूटती है गाड़ी। तो दिस इज एक्सटॉर्शन टुडे इन द कंट्री। टैक्स रेट्स को कम करने होंगे। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन तब बढ़ेगा जब ज्यादा लोग टैक्स नेट में आएगा, ज्यादा लोग टैक्स नेट में आएगी जब हम टैक्स का भार जिन लोगों पे उस पर कम करते ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे। तो हम कैसे टैक्स नेट को कम करें? तीसरा मैं सरकार को घेरता बांग्लादेश पे। ये एनजीओ ने बांग्लादेश टेक ओवर किया है। जो लोग एनजीओ की तारीफ करते हैं ना, बांग्लादेश में एनजीओ ही चला रहा है, बांग्लादेश एनजीओ ही चला रहा है। वो मोहम्मद साहब एनजीओ के ही व्यक्ति है और एनजीओ चला रहे। देख रहे क्या हालत हो रही है बांग्लादेश की। सरकार का प्लान बी क्या है बांग्लादेश में? आप जानते हो करण, देयर इज नो प्लान बी। सीरिया में प्लान बी क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट में, हमारे लोग हैं उस एरिया में, सीरिया में हमारी इन्वेस्टमेंट है, नो प्लान बी। घेरो सरकार को इन मुद्दों पर। ये मुद्दे पे सरकार को दिक्कत होगी। प्याज के दाम, मैं उस दिन बरखा दत्त को कह रहा था और मेरी मॉम ने बताया, मेरी मॉम प्रिविलेज्ड है, राइट, 50-60 रुपया प्याज के दाम हो चुके हैं। और आपने भी बताया महाराष्ट्र में ये मुद्दा था। कॉटन फार्मर्स, ये मुद्दे हैं देश के। इनको छोड़कर मैं ये नहीं कह रहा कि उस उद्योगपति पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और जांच नहीं होनी चाहिए, वो इंस्टीट्यूशनल कीजिए, पर वो सिर्फ देश का मुद्दा नहीं हो सकता। ये देश के मुद्दे हैं। मुझे बताइए करण, अगर मैं ऑपोजिशन में, जब मैं ऑपोजिशन में रहूंगा, अगले 10, 15, 20 साल का देश का विजन क्या है? ये छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जो मैक्रो चीजें बताते हैं, उनके लिए स्टेप्स क्या है? अगले 10 साल में करण, क्वांटम कंप्यूटर्स विल बी अ रियलिटी। कल परसों गूगल ने अपना क्वांटम कंप्यूटर एक अलग लेवल पे ले गया। विद द कमिंग ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स, जो हमारा डिजिटल कन्वेंशनल कंप्यूटर्स है, दे विल बी आउटडेटेड, दो सिक्योरिटी एक्सेट्रा। क्वांटम कंप्यूटर्स विल चेंज द वर्ल्ड एज वी नो इट। हमें सरकार इज डूइंग अ लॉट अबाउट इट। सेमीकंडक्टर्स फैक्ट्रीज आ रही हैं यहाँ पर फाइनली। कैन यू टेल मी क्वांटम कंप्यूटर भारत में बन रहा है? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि वी हैव नो पॉलिसी ऑन इट। एआई को लेकर हमारी पॉलिसी क्या है? कोई पॉलिसी नहीं है। एआई जितने भी फिनटेक्स है विदेश जा रहे, दुबई में रजिस्टर हो रहे, क्यों? वी हैव जीरो पॉलिसी। क्रिप्टो पे बता दीजिए पॉलिसी क्या है? क्रिप्टो को टैक्स करते हैं, यू डोंट नो इफ क्रिप्टो इज लीगल और इलीगल। आफ्टर 10 years ऑफ दिस गवर्नमेंट, इनकी क्रिप्टो पे कोई पॉलिसी नहीं है। कितने सारे मुल्क क्रिप्टो पे चले गए। क्रिप्टो द फ्यूचर। आई एम नॉट सेइंग क्रिप्टो दैट इज एसेट बेस्ड क्रिप्टो, एसेट बैक्ड क्रिप्टो इज द फ्यूचर। वो होने वाला है, आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। व्हाट इज द पॉलिसी? देयर इज जीरो पॉलिसी। व्हाट इज द पॉलिसी फॉर वेब 3.0? कोई पॉलिसी नहीं सरकार की। अगले जॉब्स जो आएंगे करण, वो एआई में आएंगे। अगले जॉब्स जो आएंगे वो क्वांटम में आएंगे और उससे भारत प्रगति कर सकता है। One of the areas which I feel, and as a vision, when I see myself as a futurist, जैसे रोबोट्स को फिजिक्स सिखाना होगा, ह्यूमैनिटी सिखानी होगी। जैसे एक रोबोट यहाँ पर आपके स्टूडियो के अंदर अगर वो कॉफ़ी ले आता है मेरे लिए, तो उसको ये सिखाना होगा कि ट्राइपॉड से अगर वो टकराएगा, कॉफ़ी गिर जाएगी, उसको नुकसान पहुँचेगा। वो सिर्फ भारत कर सकता है और वो एक्सपोर्ट कर सकता है। 140 करोड़ की आबादी, 150 करोड़, और अगले 10 साल में 160 करोड़ तक ये पहुँचेगी। इनके लिए आप नौकरियाँ कहाँ से लाओगे? ये नौकरियां एआई और क्वांटम में जनरेट होगी और इससे एक्चुअली हेल्थ केयर बेटर होगा। एक बार क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए, हेल्थ केयर बेटर होगा। एआई की वजह से हेल्थ केयर बेटर होगा। आपके जो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स आ जाएगी बड़े बड़े अस्पताल में, तो ऑपरेशन के लिए आपको इतने डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होगी। तो जो एक्स्ट्रा डॉक्टर्स है वो गांव में जा सकते हैं, वहां हेल्थ केयर सिस्टम बेटर हो गए। क्या हम उसके तरफ बात करें? दिस इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ तहसीन। आई एग्री विद यू, बट मेरा क्वेश्चन ये आता है, क्यों नहीं कर रही कांग्रेस ये? राहुल गांधी इसको रेज अगर नहीं कर पा रहे हैं, जो आपने अभी आर्टिकुलेट किया पिछले 10 मिनट में, यू रेज द रेंज ऑफ इश्यूज, एंड मैं बिल्कुल चाहूंगा इन पे चर्चा हो, सकारात्मक ढंग से चर्चा हो, और ये एक्चुअल इश्यूज हैं जो मैटर करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट अगर राहुल गांधी ये नहीं कर पा रहे हैं, डू यू थिंक देयर शुड बी अ चेंज देन? बिकॉज ही इज नॉट डन दिस, ही इज रेज्ड कास्ट, ही इज रेज्ड अदर इश्यूज। तो कोई व्यक्ति ऐसा आना चाहिए, कोई और को आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी में जो एजुकेटेड हो, प्रोग्रेसिव हो, जो ये मुद्दे उठा सके, जो आगे बढ़ सके? नहीं, राहुल गांधी जी बहुत ही एजुकेटेड है और बहुत ही प्रोग्रेसिव वो है, अच्छी बात है, पर वो उठाते नहीं ना बातें, वो यही सब करते हैं, कास्ट की और खटाखट की। आई होप कि वो ये बातें उठाए, क्योंकि जो
उन्हें एडवाइस दे रहे, मुझे लगता है वो शायद इन बातों को समझ तो नहीं पाते, वो बहुत आप left है। एडवाइस नहीं दे रहे उनको, आप उनको एडवाइस नहीं दे रहे अभी, मैं नहीं दे तो पा रहा। वो कब दिन आएंगे जब आपकी बात यहां पर सुनेंगे हम, और मे बी वी सी यू समवेयर वेयर यू टॉक अबाउट दीज इश्यूज? आई थिंक जो जैसे हमारा वर्तमान सिस्टम चल रहा है, सरकार तो इनकॉम्पिटेंट है ही, ये सरकार अच्छा, बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है 100%। इससे 35% जीएसटी की कल्पना करने वाले कल्पना इनकॉम्पिटेंट अभी हुआ नहीं है, 35% अभी नहीं हुआ है। चलिए आपकी राय है वो इनकॉम्पिटेंट वाली बात, टैक्स बट टेररिज्म। अगर आपकी बात आप मुझे मानूं बताइए, इनकॉम्पिटेंट आप मुझे है, बताइए, हर पैसे व्हाट इज द वाला- ऑल्टरनेटिव? हर पैसे वाला आदमी दुबई में घर क्यों खरीद रहा है? क्यों खरीद रहे हैं? सोचिए इस चीज को। और प्लीज पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं है हमारे पास सेकंड होम हो, एवरीबडी नोज कि क्या हो रहा है देश के अंदर, कोई बोलता नहीं क्योंकि डर लगती है सरकार से, ओनली योर बॉय डजंट गेट स्केयर्ड, बट दिस इज देयर इनकॉम्पिटेंट। बट अब मैं वर्तमान इश्यूज पे आता हूँ। वर्तमान इश्यूज भी अगर रेज करें, चलो फ्यूचर छोड़ दीजिए, मैं बहुत फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो बहुत जरूरी है क्योंकि 10 साल ऐसे चले जाएंगे। वर्तमान की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने मीटिंग चेयर की पोल्यूशन को लेकर नॉर्थ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में कैंसर का पेंडेमिक है। वी आर वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे, अ मिडिल क्लास फैमिली, फ्रॉम लूजिंग देयर एंटायर इनकम। एक हॉस्पिटलाइजेशन में इस पे पूरे काफी काम हुआ, आयुष्मान भारत आया, गेम चेंजर हुआ आयुष्मान भारत, Perfect. लोगों के आयुष्मान भारत की बात आउट ऑफ करते हैं। पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस कम हुए, आयुष्मान भारत की बात करते हैं। पोल्यूशन के लिए भी उज्ज्वला स्कीम जैसी चीजें आई। नहीं, मेरा ये कहना है मेरी इतने ये बात साल मेरी ये तक, बात कीजिए, इतने साल is there तक is pollution a problem in North India? 100% Has is the Ayushman problem. has that problem been solved by Ujjwala scheme? No. उज्ज्वला स्कीम आने के बाद ये पोल्यूशन बढ़ा है या नहीं? नॉर्थ इंडिया में बढ़ा है। क्या उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और लाइफ कम हो रही है? नहीं हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने कितने सारी स्टेट्स की मीटिंग चेयर की? 0। क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? भारत में इस वक्त हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है। मैं दोबारा से वो चीज रिपीट कर रहा हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर है अपनी सारी संपत्ति खोने से। एक हॉस्पिटलाइजेशन। आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए। जो हॉस्पिटल के फीस है, आप नोएडा में चलिए मेरे साथ, अगर आपको सीरियस कैंसर हो या सीरियस प्रॉब्लम हो, 5 लाख रुपए में ठीक है, वो हेल्प मिलेगा। वो सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट का क्वालिटी नहीं है। थर्ड चीज, अगर भारत का जीडीपी, अगर हमें गरीबी खत्म करनी है, 2 चीज करना जरूरी है। एक, जो लैंडलेस लेबर है उनको एग्रीकल्चर से बाहर निकालना होगा, और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लानी होगी, जिसके कारण जो फार्मर्स है उनकी जीडीपी बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल जीडीपी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, जिसके कारण फार्मर्स एग्रीकल्चर करेंगे। सेकंड, जो लैंडलेस लेबर है उनको कहीं और नौकरी में फिर हमें डालना होगा, तो वो कहाँ नौकरी में आएंगे? स्किल लेबर्स बनेंगे। स्किल लेबर्स मतलब कैसे? जैसे आपके यहाँ पर कैमरा मैन है, वो कैमरा की स्किल सीखकर वो पॉडकास्ट करेंगे, वो सैलॉन्स खोलेंगे, स्पास खोलेंगे, जिम्स खोलेंगे, हेयर कटिंग सैलॉन्स खोलेंगे। उनके लिए क्या पॉलिसी है? हम व्हाई डोंट वी सी स्किल डेवलपमेंट एज एन इंडस्ट्री? कोई बातचीत ही नहीं हो रही। देयर आर थिंग्स हैपनिंग, बट ऑफ कोर्स मैं आपकी ये बात लूंगा, बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का, बहुत चीजें जो हो सकती है। तहसीन, आपके लिए ना बहुत सवाल आए हैं हमारे पास, है ना, एंड इसमें रैपिड फायर है सवाल? ये 4-5 है, रैपिड फायर ही कहे हैं, तो हैम्पर कौन? 5-6 हैं। हैम्पर क्या मिलेगा? हैम्पर इज लॉट्स ऑफ लव। वो ठीक है, आप मोहब्बत की दुकान मत चलाइए, मुझे मैं मोहब्बती की दुकान चलाया, बट 5 बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आए हमारे पास। एक्चुअली तो 12-13 सवाल हैं, अभी 5 लेते हैं हम जरा, और आपको बताना है तुरंत ये। तो द क्वेश्चन इज, ज्यादा बड़ा एसेट कौन है, मणिशंकर अय्यर या सैम पिट्रोडा? हु इज द बिगर एसेट फॉर बीजेपी? फॉर आई सपोज फॉर कांग्रेस, दोनों कांग्रेसी हैं आपके, दोनों बहुत ही परम प्रिय है। मुझे हमेशा याद है जब आता था ना, मणिशंकर अय्यर सेज दिस, और आप स्टूडियो में होते थे, यू यूज्ड टू वॉच लाइक दिस कि भाई अब क्या हो गया। तो दोनों में आपको ज्यादा प्रिय कौन है और ज्यादा बड़ा एसेट कौन है? मैंने एक ट्वीट किया था, सैम पिट्रोडा ने जाके है, मणिशंकर अभी बाकी है ये, और उसमें अब एक तीसरे हमारे प्रकट हो गए, संजय राउत जी। संजय राउत, तो ये कैसे गिफ्ट्स हैं जो आपके पास आते रहते हैं, ये अनमोल रतन कांग्रेस के आसपास कैसे मंडराते हुए आ जाते हैं? तो समथिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ कांग्रेस जो ये आते हैं, मतलब क्या? फिर भी ज्यादा बड़ा एसेट कौन है? वी नीड योर रिप्लाई। वर्तमान में मणिशंकर अय्यर, वो आजकल उनका फेस अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट इज, आप चर्चा कर चुके हैं इनकी, पर फिर भी आए हैं, संजय राउत या स्वरा भास्कर जी के पति, बेटर एलाई कौन है कांग्रेस पार्टी के? दोनों ने कांग्रेस को दबा दिया है। फिर भी भाई एलाइज हैं आपके, ऐसा मत बोलिए यार। दैट इज व्हाई दे से कांग्रेस डजंट ट्रीट इट्स एलाइज वेल। आप दोनों को कह रहे हैं डुबो दिया, यू बीन मोस्ट वोकल अगेंस्ट बोथ दीस पीपल। भाई आपके एलाइज हैं। भाई मुझ पे यकीन मत कीजिए,
आप पे ना करें? मत कीजिए। किस पे करें? आप देखिए, राहुल गांधी पे करें? आपके मैम ने जिनके लिए भी कैंपेनिंग की, हाँ जिनके लिए भी की, हाँ, दिग्विजय जी के लिए, कन्हैया के लिए की, स्वरा भास्कर जी की बात कर रहे हैं मैम ने जिनके लिए भी की, मोहतरमा ने, मैम? हाँ वो आप देखिए उनका क्या है, चुनाव में रिजल्ट हुआ, हाँ। जिनकी एक अगर जीत, एक हाँ। एक कैंडिडेट जीत गया उनके कैंपेनिंग, एक। तो कौन है आपके और बेटर एलाय? कौन उनके है? शौहर के लिए भी कैंपेनिंग की। दूसरा, हम्म दूसरे और है संजय राउत जी, हम्म जब वो कुछ बोलने के लिए कैमरा के सामने आते, हम्म क्या हालत होती है। अच्छा, और जो गंभीर एमपीज है, जो हम्म। वहाँ के ऑपोजिशन में कुछ बहुत गंभीर एमपीज है, हम्म। जब भी ये कुछ बोलते हैं ऐसे करते हैं ऐसे। यार क्योंकि क्या है, पता है कारण क्या है, जो लोग अपने दम पर लोकसभा जीत कर आते हैं, जैसे जब मैं लड़ूंगा, मुझे कोई पार्टी की जरूरत नहीं, मैं इंडिपेंडेंट भी जीत जाऊंगा। अगर मैं पुणे से लड़ा तो ओके हाँ, मैं जीत जाऊंगा, इंडिपेंडेंट भी जीत जाऊंगा। जो लोग अपने दम से पब्लिक के बीच में होते हैं ना, वो जानते हैं इसकी गंभीरता को। जो लोग राज्यसभा के रूट से जाते हैं, कुछ भी बोल देते, किसी को आप कुछ भी बोल दो, आवाम को आप राक्षस बोल दो, आप कुछ भी बोल दो। बट कौन है इन दोनों में से ज्यादा बड़ा एलाय? कौन है आपके लिए? जल्दी से बताइए। दिस इज बीजेपी को मुझे लगता है कि संजय राउत जी से ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा फायदा हुआ है? और ये जो मोहतरमा और शौहर का जो इनका जो टैग टीम कॉम्बिनेशन है, हाँ वो मुझे बहुत ही अमेजिंग टीम लगता है। क्योंकि मुझे एक चीज बतानी है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। हाँ शौहर साहब आते हैं एकदम, ईवीएम ठीक था 17वें राउंड में, 18वें राउंड में खराब हो गया। 17वें तक जीत रहे थे ना वो? क्या हो रहा था उनके वो भी साथ? नहीं जीत रहे थे, 5, 6 में वो आ गई थी। वो नवाब मलिक जी की बेटी हाँ, सना मलिक, हाँ। वो आ गई थी 6-7 में। वो कुछ लीड, वो क्लोज रेस था, तो कुछ है। बट यू नो दिस इज क्या होता है पता है करण, इसमें ईवीएम्स में मैंने भी मेरे को कुछ बेसिक क्वेश्चंस है टेक्नोलॉजी को लेकर। जो ग्रेविटास है ना, वो चला जाता है मेरे जैसे लोगों का, जिनको कुछ देश के भले के लिए कुछ अच्छी बातें जाननी है ट्रांसपेरेंटली, और इलेक्शन कमीशन के साथ काम करना है, सिस्टम को बेटर करना है। हम हर चीज को तो जंक नहीं कर सकते ना, राइट तो हम जैसे लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, योगेंद्र यादव आपके बड़े अरे, चहेते दुग्गल हैं, साहब। और कन्हैया कुमार, हाँ, ज्यादा बड़ा मास लीडर आपके हिसाब से कौन है? दुग्गल साहब। दुग्गल साहब इज अ मास लीडर, अरे, आपने आज मान लिया है। मतलब दुग्गल साहब चले गए तो मास मॉब आ जाएगा इनके पीछे। अब वो क्या है, क्यों आएगा मुझे नहीं पता। आपने महाराष्ट्र में देखा क्यों आया मॉब उनके पीछे? आपने तो देखा हुआ है ना ये बड़े करीब जेएनयू में से। तो बचाया जेएनयू में क्या हुआ था? मैंने जेएनयू बचाया में उनको। क्या बचाया? Live किस बात TV से था? पर मतलब टू मच ऑफ लव एंड एडमिरेशन, ही वाज अ सारे उनके मैग्नेट, support- व्हाट वाज हैपनिंग जो आपने इनको बचाया है? सारे वो पहुंचे जेएनयू में। हाँ, योगेंद्र यादव जी। हाँ, दुग्गल साहब जी पहुंचे उस दिन, और प्रोफेसर थे। अच्छा। कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते, कभी किसान नेता, कभी आरटीआई एक्टिविस्ट, हाँ। कभी सेफोलॉजिस्ट। तो उस दिन वो प्रोफेसर थे। हाँ। प्रोफेसर आप पहुंचे जेएनयू। भाजपा वाले बाहर उनका चल रहा था स्टूडेंट्स के साथ, एबीवीपी वालों का वो जो भी चल रहा था वहां पर। हाँ। तो प्रोफेसर साहब पहुंचे उधर, और वहाँ प्रोफेसर साहब मीडिया को बाइट देने लगे। ये बच्चे, इनकी लड़ाई चल रही थी जेएनयू, मोदी चालू हो गया। वो तो है, तो मोदी जी को हर चीज में लाना। तो भाजपा वाले ने थोड़ा अपना प्रेम उन पर प्रकट किया। फिर आप कहाँ थे वहां? मैं वहीं पर था। मेरी कुछ आप भी वहीं घूम रहे थे? नहीं, क्या हुआ था कि कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो वाकई घबराए हुए थे, और मैं आई गॉट वेरी गुड रिलेशंस विद बीजेपी, वेरी गुड रिलेशंस। तो मैं कह रहा था कि झगड़ा नहीं हो, ठीक है, वो बच्चों को जान दो, जो भी उसको मैटर सेटल कर दो। ये इन पर प्रेम बरसाना शुरू किए। फिर मैं उस मॉब के बीच में गया, दिल्ली पुलिस की लाइव टीवी पे, उनको उठाया, बाहर निकाला। तो ये आपका कर्मा तो नहीं है? बिकॉज दिस इज द सेकेंड टाइम, अभी रिसेंटली भी आप एक दो लोगों की लड़ाई के बीच में आप फिर पाए गए थे। और वो स्टूडियो में हो रही थी लड़ाई, वो जेएनयू कैंपस में नहीं थी। हालांकि जेएनयू से रिलेटेड दोनों थे, दोनों जेएनयू से रिलेटेड। एक जेएनयू में प्रोफेसर है डॉक्टर आनंद रंगनाथन, मैं तो नाम ले रहा हूँ, एंड एक जेएनयू के पढ़े हुए हैं आशुतोष। तो जेएनयू और लड़ाई झगड़े से आपका एक कार्मिक कनेक्शन है। इस वाली लड़ाई में मैंने आनंद को बताया भी। मैं इसमें हंस रहा था क्योंकि मैं ये कह रहा था, या तो आप दोनों एक दूसरे को पीटो, या तो आप बंद करो और शो खत्म करो। मुझे बाहर जाना था, मुझे मेरे दूसरे शो थे, और उसके बाद मुझे रात को डिनर के लिए जाना था, और मेरी 3 बजे की फ्लाइट थी मुंबई, या 4 बजे की फ्लाइट थी उसी दिन, फ्राइडे का दिन था। तो मेरे बैक टू बैक स्केड्यूल्स थे। यार आप लड़ो। अच्छा, दोनों लड़ भी नहीं रहे थे? लड़ भी नहीं रहे। ये हंगामा पिक्चर थी, अगर आपने देखी हो ना, उसमें आफ्ताब और अक्षय खन्ना वही चल रहा था, गालियां देते रहते पर लड़ ही नहीं रहे। या तो लड़ो, खत्म करो, एक दूसरे को पीटो, खत्म करो, या तो आप स्टॉप करो और शो खत्म करो। अच्छा, इसके बाद मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूँ। यू नो, नाविका इज वेरी एथिकल। सो नाविका वाज लाइक कि यार शो खराब हो गया। सो आई वाज लाइक
वो वहाँ पे ऑडियंस में जितने लोग थे उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर दिया और उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया. सो दैट डिडंट वेंट वायरल उनकी लड़ाई. So obviously Nabika was a little upset कि वो लड़ाई हुई, and she is ethical about that. But मुझे ये लगा कि and that is the precise thing कि ये जो एक हमारे डिबेट्स में जो एक गैप आ गया है, और मुझे ये लगता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में भी कुछ ऐसे स्पोक्स पर्सन्स हैं जो लगातार लड़ाई करते हैं. मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स की भी बात करता हूँ, जिस लहजे में बात करते हैं, जिस ट्रोल्स की तरह बात करते हैं, मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है देश के पॉलिटिक्स के लिए. हम ऑब्वियसली वी कैन हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, बट हम दुश्मन थोड़ी है. हम सब अंत में एक ही चीज चाहते हैं ना कि भारत आगे जाए. सो बिकॉज वी आर ऑन इट, तो आपसे पूछता हूं मैं, हु इज द बेस्ट बीजेपी स्पोक्स पर्सन राइट नाउ अकॉर्डिंग टू यू? 2-3 नाम अगर मुझे आपको देने हों जो आपको लगता है दे आर रियली गुड, अप टू डेट, स्पीकिंग डिसेंटली, व्हाटएवर. सुधांशु त्रिवेदी नंबर 1. ओके. Unparalleled. I think he's the best spokesperson in the country by far, Sudhanshu, by a of course, I distance, think he's- by a distance. मतलब अगर वो नंबर 1 है तो नंबर 11 कोई होगा. There's no number उनके 2. जो चिर प्रतिद्वंदी भी है ना वो भी उनकी तारीफ करते हैं. हमारे पे आशुतोष जी आए थे, he said he's the best. by सुधांशु जी. far. और जिस डिसेंसी से वे बात करते, पंडित जी जैसे बात करते जितना, और वो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति है, इतना मैं उनका आदर और सम्मान करता हूँ. तो नंबर 1 सुधांशु त्रिवेदी. शहजाद, I think very well researched. If he can be a little less, if he can be a little calm, but very well researched. So, very well researched. How do you I don't feel? think- How I do you don't- feel I when don't you are think- facing him? Every day you guys are facing each other. I feel very proud कि he's so knowledgeable. Okay. A little bad that I wish he was on my side and as an opponent, because वो इतना रिसर्च करता है, वो इतने Right. वो उस भूमिका में 24 घंटे रहते हैं. आप उनको रात को उठाओगे ना, मुझे पता नहीं वो सोते या नहीं, पर वो सोता भी होगा तो उसको 3 बजे भी आप उठाओगे ना, चालू हो जाएगा. वो इतना उसमें है, अनबिलीवेबल. So like now when you face him, because आप दोनों में वर्सेस बहुत होता है ना? We've seen those भाई वर्सेस भाई days. अब अभी भी चलता आ रहा है, because you are one of the prominent voices. Correct. कांग्रेस में, मैं कांग्रेस में आपसे पूछ ही नहीं पाऊंगा बेस्ट स्पोक्स पर्सन कौन है, क्योंकि मुझे क्लियर ही नहीं है कौन है स्पोक्स पर्सन क्या है. तो now when you are facing him, क्या चल रहा होता है दिमाग में? Do you want to beat him because हराना भी है वर्सेस अपना पॉइंट ऑफ व्यू की एक कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट भी है, या लगता है यार ही इज माय ब्रदर, या क्या चल रहा होता है? बिकॉज लॉट्स ऑफ इमोशंस मस्ट बी गोइंग ऑन. Lot of emotions. हाँ. I do want to put my point across, ओके. but I also want to hear his point of view because वो well researched है. अलर्ट भी रहना पड़ता है क्योंकि वो कहाँ से क्या क्या पढ़कर आता है वो निकालते रहता है, तो वो भी अलर्ट भी रहना पड़ता है. हाँ. तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इमोशंस यही होता कि आई विश वो मेरे साइड पे होता, ना कि उस साइड पर. एंड हाउ इज योर मॉम रिएक्टिंग टू ऑल दिस व्हेन शी इज सीइंग? तो उनको क्या लग रहा होता है? वो देखती हैं डिबेट्स, क्या करती हैं? हाँ, मेरी मॉम तो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड. टीवी तो शी डिबेट्स तो काफ़ी देखती है, पूछती भी रहती है. शी इज अ कांग्रेस सपोर्टर? क्या My है? family is. Your family is. शहजाद को छोड़कर. तो डज शी फील कि नो व्हाट शहजाद इज सेइंग इज एक्चुअली मेकिंग सेंस? on some points. कभी कभी. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल 370, हाँ. उसमें मैं भी बीजेपी का साथ दिया. हाँ. कुछ इश्यूज पर बीजेपी थी. और देखो यार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी गलत तो होती नहीं है ना. और मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि कोई भी प्रधानमंत्री देश का बुरा नहीं चाहेगा, कोई भी, चाहे फिर वो नेहरू जी हो, चाहे फिर वो मोदी जी हो. हर प्रधानमंत्री, हाँ, इन हाइंडसाइट गलतियां हर कोई करता है. मैं मानता हूँ डिमोनेटाइजेशन गलती थी, और 2020 और सबका, बट हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020 विजन. लेकिन इंटेंशन हर प्रधानमंत्री का होता है कि देश को आगे ले जाए. हर प्रधानमंत्री का, कोई भी प्रधानमंत्री देश के खिलाफ नहीं होता. So because कुछ अच्छी चीजें करते हैं. you know, we're talking about Shehzad and you and all of this. Do you sometimes feel that you could, you know, turn the clock back? कि यार जब, because I know and I am someone जो आप दोनों को बहुत अच्छे से जानता है, and I have a very good relation with you. Are like, you are an absolute bro. उससे भी बहुत अच्छे मेरे relations हैं. I keep meeting him socially and everything. And मुझे हमेशा ये लगता है यार दोनों इतने अच्छे हैं. Both are so well cultured. बहुत सारे गुण हैं आप दोनों में. Is there a chance where, you know, we can see the two of you come back together? Because मेरा ये मानना है, and I know you, life is too short to keep grudges. अगर आप मुझसे पूछो, and political grudges पे इतनी बड़ी बात हो जाना, आपको लगता है time to turn the page over? कुछ इस पे मिट्टी डालने का समय है? हाँ, because I am a student of quantum and multiverse, so anything and everything is possible. So everything is possible, but
When it will happen, I don't know. I hope there is no bitterness. मेरी तरफ से कुछ नहीं है. I'm hoping from his end there is no bitterness. But everything is possible. Right. It is the theory of everything. सब कुछ possible है. आपके views के लिए the theory of everything in quantum and multiverse. So everything is possible. I don't know कब होगा. I'm enjoying my fees right now. I'm really enjoying it. But I did go through a lot of pain at that separation. I know. When I talk about your journey, you know, one thing that has always inspired me in a way, and I would like to tell people this. He's been through a lot in life. I mean, you lost your father at a very young age. You've seen my chart. Yeah. मुझे जितनी astrology आती है, I've seen his chart also. Karan को astrology बहुत अच्छी आती है. So you lost your father at a very young age. Very young age. Right. And उसके बाद you started all on your own. You are a very successful entrepreneur. Doesn't get talked about that much. I don't want to. Your, you know, venture capitalist pursuits and बहुत सारी चीजें आपने करी हैं. कई प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, अलग अलग स्फीयर्स में करते हैं, आप किसी एक चीज पे फिक्सेटेड नहीं है. यू बीन इनटू रियलिटी टेलीविजन आल्सो एंड यू आर अ पॉलिटिकल वॉइस. शहजाद के साथ अलग होना, दैट वाज आल्सो अ बिग थिंग फॉर यू. Very painful. Very big thing for you. I brought him up like a son. You always say that. And it shows. मैं जब आपसे मिलता भी हूँ न्यूज स्टूडियोज में और सब में, there is an emotion जो मुझे दिखता है कि you don't like it जब एक back and forth होता है. You don't like it. I know that. I can see it in your eyes pretty much. And at the same time you're like, अच्छा मुझे बोलना भी है, मैनेज भी करना है, and you are also pretty fierce and competitive as an individual. आप competitive हो, काफी very competitive, काफी competitive हो. इस पूरे को लेके और हर दिन इसको फेस करना, एंड यू स्टिल मेंटेन दैट स्माइल. आई हैव नेवर सीन यू कि यू आर डाउन एंड आउट या योर शोल्डर्स आर ड्रूपिंग. कभी भी मैंने आपको एनर्जी के मामले में लो नहीं पाया. व्हाट इज इट दैट कीप्स यू यू नो पम्प्ड अप? क्या है चीज? ग्रैटिट्यूड. कारण ग्रैटिट्यूड नंबर 1. बिकॉज जो भी वॉट एवर लाइफ आई एम लिविंग, मैंने इसको मैनिफेस्ट किया है. तो आई लिव इन टोटल ग्रेटिट्यूड. इस हद तक कि अभी मैंने आपके वहाँ कॉफ़ी पी, मैंने इस कॉफ़ी बीन्स को थैंक यू बोला कि एक टाइम पे वो लाइफ थी. तो मैं ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ. हर चीज़, हर सेकंड, हर क्षण में ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ. यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड में बैठा हूँ. एंड सेकंड इज माई तंत्र. राइट. तहसीन, हम लोग में जो ज़्यादातर बात होती है वो पॉलिटिक्स की कम होती है. मैं अगर जनता को भी बताऊं, हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं अबाउट, बिकॉज तहसीन इज समवन जिसका एक फिलॉसफी, एक डॉक्ट्रिन हर चीज़ पे है. फ्रॉम डाइट्स, because he follows a very strict diet. I have to tell you all this, whether it's diets, whether it's spirituality. So you've been into tantra sadhana. हाँ, इस पे मैं शूज निकालकर आराम से बैठकर बात करता हूँ. हाँ, बिल्कुल. ये है मेन. Tell us about tantra sadhana जो आप करते आए हो, प्रैक्टिस क्या है वो? Just for beginners आप जरा बताओ, और आप क्या एग्जैक्टली करते हो उसमें? So first, तंत्र कोई ब्लैक मैजिक है नहीं. जो अक्सर भी एक्सपेक्ट के तंत्र ब्लैक मैजिक है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है. तंत्र इज एन एंशिएंट इंडियन साइंस. Okay. It is raising consciousness and चेतना को बढ़ाना, मतलब अगर मैं बोलूं. हाँ, चेतना को बढ़ाना, कॉन्शियसनेस बढ़ाना. एंड दैट कॉन्शियसनेस ये है कि आप सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हो. एवरीथिंग इज टुगेदर. दैट इज सिंपल. एंड दैट इज वेरी मच रेजोनेटिंग टुडे विद फिजिक्स ऑफ टुडे, with astrophysics, with physics of today. तो लोग उसकी तरफ बात कर रहे हैं, बट मैं उसमें बाद में जाऊँगा. बट द काइंड ऑफ तंत्र आई डू इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ तंत्र. तो वन इज ब्रह्मा तंत्र, ब्रह्मा क्रिया. वन इज शव साधना, एंड वन इज 10 महाविद्या जो देवियों की तंत्र है. सो दिस इज द तंत्रज आई डू. जो शवा क्रिया होती है, शवा तंत्र होता है, वो ग्रेवयार्ड में होता है. तो ग्रेवयार्ड में जाकर आप साधना करते हो. तो आप जाते हो ग्रेवयार्ड? 4 बजे, पौने 4 बजे. मैं रोज सुबह 3:45 बजे उठ जाता हूँ. मैं कितने भी रात को जब भी मैं 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ जाता हूँ. तो ब्रह्मा तंत्र करता हूँ अगर मैं घर पर हूँ, या तो अगर मैं ग्रेवयार्ड में जाता हूँ, किसी भी ग्रेवयार्ड में मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है, तो फिर शवा तंत्र, शवा साधना. या एंड देन इज ऑफ कोर्स 10 महाविद्या जो 10 देवियों की तंत्र है. तो ये महाकाल है, बगलमुखी. तो दैट इज द तंत्र जो साधना करते हैं. तंत्र से एक कॉन्शियसनेस बढ़ता है, और आप इस डायमेंशन के बाहर जो दुनिया है उसका आप हिस्सा बनने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसके कारण आप काफ़ी ऐसी चीज़ कर सकते हो जो 4 डायमेंशनल दुनिया में, हमारी 4 डायमेंशनल दुनिया में रिस्ट्रिक्टेड हो.
तो हम रहते एक 4D वर्ल्ड के अंदर और अलग अलग डायमेंशन है. वी लिव एक्चुअली इन अ मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स, मल्टीवर्स. तो तंत्र हेल्प्स यू गो देयर. दैट्स इन शॉर्ट एंड इन सिंपल दैट आई ट्राई टू सो से. व्हाट इज देयर, मतलब आप थोड़ा इसको ग्रो करिए चीज को कि आपकी फिलॉसफी क्या है यहाँ पे जो दुनिया चल रही है इस समय, इसके सिवाय क्या चल रहा है? सो पहली बात, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस. एक ही कॉन्शियसनेस. अब साइंस इस चीज को मानता है, बट ये चीज तंत्र आपको पहले से बताती है. हम सब, अगर आपको दिनकर जी की वो कविता भी याद हो, सब जन्म मुझी से लेते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं. एवरीथिंग इज वन. सभी इस चीज का हिस्सा है. बट हम सिर्फ एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स देख सकते हैं. साइंटिफिकली अगर बात करो तो दैट इज 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक बिग बैंग हुआ, जिसके कारण इसके बाद हमारा यूनिवर्स बनने चला, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है. That Big Bang we can see it today live because it's taken like 13.8 billion years to reach us. So we a few million years later we can actually see the Big Bang today live. We can actually see how the universe was created. But there are more. Is this all that is there, or was it what existed before this Big Bang? So what we now know is a theory of inflation in science, which Tantra already speaks about, that there was no nothingness. No nothingness. From no nothingness comes everything. And now science calls it the theory of everything. So whatever can happen can happen. So there are different dimensions of a universe that we live in. And the more you do sadhana, the higher you can go. And the more you go to a higher dimension, you're not restricted in the 4-dimensional universe. So what do you think Tehseen happens? मतलब जो ये लाइफ चल रही है हमारी, इसके बाद you think the soul goes on? क्या होता है? Consciousness never dies. आप उसको soul बोलो, Consciousness never dies. तो मतलब then it's a Consciousness rebirth? always exists. The consciousness will always exist. Whether you, in some religion, you call it a rebirth, whether you call it a reincarnation, whether you नहीं, call what's your belief कि इसके बाद does it take a new body या it just remains in the cosmos? क्या होता है आपके हिसाब से, जो आपकी साधना और आपने जो समझा, क्या होता है आपके हिसाब से? So there are now several papers in the US that are now declassified secret papers that have come, which give enough possibility of why reincarnation or rebirth does happen. Rebirth does happen. There are Okay. enough scientific papers in the US, which I've read. Okay. I don't believe in anything badly. But ultimately, this body is just temporary. We live now in the next 30 years, like I said, till about 150, but at some point, we will now move towards this. Ultimately, the consciousness will always remain. And the way to connect to the consciousness is the mind. So the mind is the key that connects you to the consciousness, but everything is consciousness. And now if you look at it in a very scientific term, very scientific, there was the Big Bang that happened. The Big Bang led to the creation of the periodic table. The periodic table had hydrogen as the most important element, which created our universe. So the elements of the universe are in our body. So we're literally the stars, that the elements of the stars are literally within us. That's scientific. ये हमें क्या दिखाता है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में, जहाँ पे करोड़ों करोड़ों स्टार्स है, लाखों प्लैनेट्स है, हम जो इतने इनसिग्निफिकेंट है एट वन लेवल, सिर्फ हम ही है जो एक कॉन्शियस लेवल पे इस यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है. और वी आर ऑल इक्वल. हम लिटरली तारों में से आए, लिटरली स्टार्स में से आए. हमारे अंदर जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स है जो स्टार्स आप आसमान में देखते हो वो है. और ये सारी बातें हमारे टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई है. टेक्स्ट की जब आप बात करते हैं तो हमारे वेद, उपनिषद, उनमें लिखी हुई है. सारे टेक्स्ट के अंदर ये सारी बातें लिखी है. आज जो क्वांटम में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंदर, ये सारी बातों का जिक्र हमारे किताबों में किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, आज साइंटिस्ट मानते हैं कि देयर इज अ मल्टीवर्स यूनिवर्स. करेक्ट? ये रामायण में लिखा गया है. टुडे जब हम बताते हैं कि देयर आर मेनी मेनी यूनिवर्सेस, बहुत चीज़ें हो सकती है, ये भी हमारे बुक्स के अंदर लिखा गया है. सो टुडे वी अंडरस्टैंड दिस. टुडे वी जो आइंस्टाइन ने कहा स्पेस एंड टाइम इज अ फैब्रिक, यही चीज़ व्यासा ने लिखी हुई है. सो वी आर, तंत्र हेल्प्स यू कनेक्ट टू हाई लेवल, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है. तो आप मैनिफेस्ट, जब आपने बोला दैट दिस इज द लाइफ आई मैनिफेस्टेड, आप मैनिफेस्ट करते हो, यू सी योर फ्यूचर, यू सी समथिंग हैपनिंग. आप जो भी चाहोगे, जो भी करण चाहेगा, वो एक यूनिवर्स में हो रहा है. और सारा यूनिवर्स एक वेव फंक्शन है.
सारा यूनिवर्स एक वेव फंक्शन है, इट इज अ नॉन ब्रेकेबल वेव. टू गो इनटू टू मच डिटेल्स, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. द स्टार्टिंग ऑफ क्वांटम इज देयर इज अ कैट इन द बॉक्स. क्या को कैट जिंदा है या मरी हुई, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ क्वांटम टू एक्सप्लेन इट इनसेल्फ. तो क्या जाता है, कैट इज बोथ अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम until you don't open the box and you see whether the cat is alive or dead. तो एक wave function collapse होता और एक wave function ready होता. That further, it's called a Copenhagen theory. वो further expand होते. Now we've reached a conclusion that the entire universe is one wave. Okay? यही बात तो हमारी किताबों में लिखी है कि हम सब एक ही चीज है, हम सब एक ही. तो ये बात जो है ना, अब ये center आपने कब of- जानी, ये सारी बातें आपने कब जैसे जानी? जैसे जैसे मैं इस साधना में आगे बढ़ता गया, ऐसी ऐसी चीजें हुई मेरे साथ, और जब मैं उसको साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिव माइंड से देखना शुरू किया, मैंने ये देखा कि हम हर एक यूनिवर्स में एक तहसीन है, हर एक यूनिवर्स में एक करण है, हर एक दूसरे यूनिवर्स में ये पॉडकास्ट चल रहा है इस वक्त, और वो पॉडकास्ट कोई और नतीजे पर जाएगा. एक यूनिवर्स हो सकता है जिसमें तहसीन कुछ और चीज़ कर रहा है. अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस यहाँ पर है, इसलिए वी लिव दिस. बट उस यूनिवर्स को अगर हम मिरर करें, जो हम चाहते हैं, अगर उसको मिरर करें, तो वो इस 4 डायमेंशनल यूनिवर्स के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा, और वो हम उस तरह की जिंदगी जी सकते हैं. तो अगर मैं चाहूँ कि कल मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनूं, तो एक अलग यूनिवर्स में मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा. अगर कल मैं चाहूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो एक यूनिवर्स ऐसा भी है जिसमें तहसीन प्रधानमंत्री है भारत का. तो देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड पैराडॉक्सेस. मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चंस आते हैं. मुझे एक सवाल ये आता है यहाँ से, मैंने आपकी पूरी चीज समझी, आपके अंदर सीकिंग इस तरह की नॉलेज की, लाइक यू आर बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, राइट? एंड वहां से, बिकॉज जनरली मैंने जो देखा सब जगह, दे आर वेरी ट्रू कि भाई हमारी किताब क्या है, हमारा तरीका क्या है, हमारी तहजीब क्या है, हमारा वे ऑफ लाइफ क्या है. फॉर यू टू एक्सप्लोर दीज अदर बुक्स एंड अंडरस्टैंड, एंड आज आप इनको मानते भी हो, इनको प्रैक्टिस भी करते हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये कहाँ से शुरुआत हुई? घर पे ऐसा आपके माहौल था? हाँ, कैसे घर पे था? हमेशा ऐसा माहौल था, बहुत ही सेक्युलर. योर मॉम वाज ऑलवेज, ये टीवी ने हिंदू मुसलमान में बंटवारा कर दिया है. टीवी पे हम नहीं TV कह ने सकते, ये सारे तहसीन, जो- ये सारे देश भी जो- बट गए, जो- इतने मुल्कों में इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, हम इसको हाँ, टीवी but- पे नहीं डाल सकते. बट ये जो एक परसेप्शन बना है, ये बहुत ही लिमिटेड नहीं, पर परसेप्शन है. आपके घर पे क्या था माहौल? मुझे सिर्फ ये मेरे घर बताइए. पे नहीं, हाँ. ओवरऑल आप देखो तो ऑब्वियसली इन माय हाउस बहुत ही सेक्युलर. मतलब आज भी आप अगर मेरी मॉम के घर पर जाओगे, दरवाजे पे लक्ष्मी जी है. पहले लक्ष्मी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी जी अंदर चाहिए. नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे गणेश जी है. नहीं, योर मदर इज अमेजिंग एक्चुअली. मुझे पता है गणपति में वो सबसे आगे आके आती हैं, सबसे ज्यादा. साईं बाबा की जो पालकी निकलती है हमारे घर के बाहर, मम्मी उधर सेवा करती है. साईं बाबा में उनकी श्रद्धा है. बट गणपति जी नॉर्थ ईस्ट, मेरे घर के बाहर गणपति जी जरूर. तो ये एक क्वेश्चन आता है, यू नो, अबाउट यू आल्सो एंड अबाउट शहजाद आल्सो, बिकॉज शहजाद इज आल्सो, यू नो, ही वेयर्स हिज कल्चर पूरी तरह से. वो पूजा करते हुए भी दिखेंगे, मंदिर चाहे गणपति जी का विसर्जन हो, हर चीज में वो आगे बढ़कर आते हैं. तो कई लोगों ने ये बात कही कि अरे ये क्या सिर्फ फॉर द कैमरास है, ये हमेशा से था आपका? इवन बिफोर शहजाद, he is not making it up. even before Shahzad was in BJP, he always had a liking He's not for making it up. Sanatan culture. You always owned it कि ये हमारा है culture. Yes, there is no making it up. और मे बी बिकॉज हम पुणे से आते हैं वहां पे, और आप पुणे आए हो, देयर इज नो हिंदू मुस्लिम डिवाइड. वहाँ मुसलमान भी मंदिर जाता है, हिंदू भी रहता है, एंड ऑल्सो द ब्रांच वी कम फ्रॉम इज वेरी सेक्युलर. तो दिवाली पे जो हम उसे जमात खाना कहते हैं, वहां पे लाइट्स लगती है, दिए लगते हैं, डांडिया होता है, योगा होता है. योगा, ये जो मौलाना साहब सारे आते टीवी पे बोलते हैं ना, ये सो ऑल दिस इज समटाइम्स वी डोंट, हम इसे रेजोनेट नहीं करते. तो दिस इज नॉट ट्रू. इन फैक्ट Some people asked me that is it after marriage you changed because Monica happens to be a Hindu, तो उससे कुछ change आया? नहीं. No. वो पहले से ही आपका ये right? This is the culture. And this has always been the culture. उस कल्चर में जब मैं आगे गया, मेरे कुछ ऐसे मेरे लाइफ में घटनाएं हुई जिसके कारण मैं उसको साइंटिफिकली एक्सप्लोर करने लगा. एंड देन आई फाउंड कि मेरे लिए तंत्र वाज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ रीचिंग माय गोल्स एंड मेडिटेशन. और तंत्र के माध्यम से मैं इन चीज़ों को अचीव करने लगा जो इम्पॉसिबल लगते थे पहले. जो साइंस कहता है, क्वांटम कहता है, थियोरी ऑफ एवरीथिंग, तंत्र हर चीज़ को पॉसिबल कर सकता है, हर चीज़ को पॉसिबल कर सकता है. ऑफ कोर्स इन अ 4D वर्ल्ड यू कैन नॉट बेंड द लॉज ऑफ फिजिक्स. मैं सिंपल उदाहरण दे दूं तो थियोरेटिकली
यू कैन गो फास्टर इन स्पीड ऑफ लाइट, आप लाइट की स्पीड से तेज जा सकते हो मैथमेटिकली, बट लॉज ऑफ फिजिक्स उसको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो पॉसिबल होता तो अगर मैं ये कप दीवार पे फेंकता, वो कप दीवार पे पहुंच जाता उसके पहले कि आप देखें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लॉज ऑफ फिजिक्स बेंड नहीं हो सकते 4D वर्ल्ड के अंदर, वो अलग अलग वर्ल्ड में बेंड हो सकते, बट जो कुछ भी पॉसिबल है विद इन द लॉज ऑफ फिजिक्स, तंत्र उसको इस दुनिया में पॉसिबल कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप हवा में उड़ नहीं सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल, बट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग योर लाइफ स्पैन, लिविंग अ हेल्दी वर्ल्ड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ, आपको आप ये बताओ। You only eat once, yeah? मुझे कोई And no sugar नो शुगर, and salt? वेरी लिटिल सॉल्ट, Very जो little salt. नेचुरल सॉल्ट होता है खाने में, That's it. जो नेचुरल सॉल्ट होता है। अब तंत्र से मैंने सीखा है कि जो भी खाता हूँ मैं उस खाने को ग्रेटिट्यूड देता हूँ। मैं तो नॉन वेज भी खाता हूँ, हालांकि एक्सटेंडेड पीरियड्स आई एम वेजिटेरियन। जब हम मिले थे उस वक्त में गणपति चल रहा था, इसलिए मैं वेजिटेरियन था। मैं श्रावण में वेजिटेरियन होता, नवरात्र में, बट वो कल्चर तो वो डिटॉक्स के लिए वगैरह। बट मैं जो कुछ भी खाता हूँ, अगर मैं नॉन वेज खा रहा हूँ तो मैं उस नॉन वेजिटेरियन फूड को, अगर मैं कॉफ़ी भी पी रहा हूँ तो कॉफ़ी बीन कभी एक प्लांट पे था, उसमें लाइफ थी, वी आर कनेक्टेड टू द कॉन्शियस, उसका कुछ कर्म होगा कि मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं उसको ग्रेटिट्यूड देता हूँ। ये तंत्र सिखाता है, हर उस चीज़ को मैं ग्रेटिट्यूड देता हूँ। और तंत्र में एक चीज़ है, अगर आप वाकई तांत्रिक हो, आप में जितनी शक्ति आती है वो उतने हम्बल होगे। कुछ लोग कहते हैं तंत्र का मिसयूज हो सकता है, टू डैमेज समवन, किसी को लाइफ खराब करने के लिए, ये हो सकता है, ये सच हो सकता है, बट द लॉज ऑफ कर्मा अप्लाई, कर्मा आप पर फिर मतलब फिर आप पे भी उसका असर आएगा। 1000% आप उससे बच नहीं पाओगे। तो तंत्र का उपयोग सिर्फ भलाई करने के लिए होना चाहिए। अगर आप उसका गलत उपयोग करोगे, ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, बट इट कैन नॉट एस्केप द लॉज ऑफ कर्मा। कर्मा हमारे पॉलिटिशियंस यूज करते हैं तंत्र, आपको क्या पता है? हाँ, बहुत सारे कुछ नाम लेना चाहेंगे आपका? और बहुत सारे पॉलिटिशियंस मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि ये साधना कर लो, वो खाना, जो शव साधना करता हूँ मैं। उसमें क्या होता है शव साधना में? ग्रेवयार्ड में। अच्छा, शव साधना, ओके। हाँ, शव ग्रेवयार्ड में वो बहुत पावरफुल साधना होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल। मतलब उससे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपका कहना है, और इमीडिएटली मिलते हैं? हाँ, इमीडिएटली, मतलब इन द शॉर्ट रन वापस कर्मा अप्लाइज। अगर कर्मा से ऊपर मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन, कर्मा, तंत्र। तो अगर मैं आपका बुरा करना चाहूँ लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, सपोज मैं चाहूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आपको कोई बीमारी हो, पर आप फिजिकली अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, आप अच्छा खाते हो, आप कुछ गलत काम नहीं करते हो, तो कैसे आप बीमार होगे? तो कर्मा अप्लाइज। और कर्मा के ऊपर मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करते हो तो कुछ भी इफेक्ट हो वो शील्ड बनेगा। बट हाँ, अगर आप तंत्र का प्रयोग खुद के भलाई के लिए करोगे, अपने आप को एनहांस करने के लिए और लोगों का अच्छा करने के लिए, तो 100% इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, इंस्टेंट। अगेन, नॉट अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो मतलब मैं भलाई करूंगा हवा में उड़कर, तो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है, ग्रेविटी विल पुल यू डाउन, ऑब्वियसली। सो दैट कांट हैपन। बट इफ आई वांट टू हेल्प पीपल, जैसे कि कोविड के समय मैंने तंत्र का काफी उपयोग किया था। हाँ, और करेक्ट, आई नो दैट। मैं जहां जहां जिनको कॉल करता था, ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, अपने आप प्रकट हो जाता था, अपने आप। कारण मैं आपको झूठ नहीं बता, आई थिंक आप CNN पे भी आए थे, BBC पे आए थे? CNN, BBC, इंटरनेशनल, ऑन द इंटरनेशनल न्यूज, आई थिंक यू वर देयर। Yes, CNN इंटरनेशनल। I want to tell people here, because this doesn't get talked about much. तहसीन has helped people, and आज भी अगर मैं ट्विटर की बात करूं, his mobile, he might not be available for gossip or for बातचीत, but if anyone needs, say, blood at some place, या police help, या legal help, या anything, this guy is the first person. ना BJP, ना कांग्रेस उस समय, he doesn't see all of this, and that I think has been one of your biggest virtues, and you've not talked about that much. To be honest, I know that मैंने बहुत लोगों को देखा है, एंड कोविड के टाइम पे ये बहुत सामने उभर के आए, बिकॉज यू केम इन फ्रंट। वो एक ऐसा समय था जब बड़े बड़े MPs और MLAs फेल हो रहे थे, उनको ऑक्सीजन दिए, उनको ऑक्सीजन पहुंचाए। Does that drive you? I think that somewhere drives you, that you want to be in a position to help, where you can help the maximum number of people. हमेशा हाथ ऐसी होनी चाहिए, हमेशा। कभी भी मैं भगवान से बस यही करता हूँ। जो पोस्टर्स बना रहे हैं, मुझे आपके हमेशा रियलिटी टेलीविजन की स्टिंट याद आ रही है। सिर्फ यूनिवर्स के सामने झुकना चाहिए। हाँ, ये हमेशा हाथ ऐसा, बस उतना
वो एक बुल्ले शाह की बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छा गाना है कि एक आदमी कंप्लेन करता है कि मेरे पास तो पैर ही नहीं, और बुल्ले शाह को पूछता आप हमेशा खुश क्यों होते हो, और बुल्ले शाह जी कहते हैं कि मैंने ऐसी सी चीज़ देखी है, लोग कहते हैं यहाँ दाल नहीं गलती, मैंने पत्थर पिघलते हुए देखे, मेरे पास पैर है, हाथ है, खाने को है, मैं उस रब का शुक्रिया क्यों नहीं करूँ। इतनी अच्छी वो गाना है। तो बस हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए, उसके सामने सिर्फ झुकना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, तंत्रा के कारण कोविड के समय 22 या 23 डेज मैंने 1 मिनट नहीं सोया, सुबह रात, बट तंत्र के कारण मैं सस्टेन कर पाया। आप सोचिए 22 नाइट्स में नहीं सोया, और ये आप चेक कर नहीं, मुझे पता है बात, आप बहुत उस टाइम पे और थे। मैं फर्स्ट रिंग में फोन उठा था। ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए, जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता था वहां लोग मर जाते अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। 2 मिनट या 3 मिनट का ऑक्सीजन बचा है, रिक्शा के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा है, डीएम उठकर रिक्शा में पहुंचा रहे। डीएम की क्या, आपके पॉडकास्ट संजय सिंह, राघव, I know that. I know. मैंने काफियों से बात भी करी, रिक्शा में पहुंचा है, इसमें पहुंचा। ये इसको आप मिरेकल नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन नहीं है, और कहां से एक गुरुग्राम के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन हमने पंजाब से पहुंचा है। इसको अगर आप मिरेकल नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ये तंत्र के कारण हुआ है। बट वो श्रद्धा होनी चाहिए कि वो मैं कर पाऊंगा। तो अब हम लोग जरा गियर शिफ्ट करते हैं। आपने गिविंग की बात करी, तो आपने काफी कंट्रोवर्सीज भी दी हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट गिविंग, तहसीन पुनावाला इज नॉट कंप्लीट विदाउट गिविंग कंट्रोवर्सीज। तो यू बीन इन रियलिटी शोज, राइट? दो रियलिटी शोज, एक था बिग बॉस एंड द अदर वन वाज लॉकअप। लॉकअप मैंने एकता के लिए किया। So you've never been short of giving controversies on reality television, if I may say. तो बिग बॉस में कैसा स्टिंट था आपका? बहुत मजा आया। मेट सलमान वेलकम्ड यू, फिर आप 1 हफ्ता रहे थे मेरा ख्याल है, 2 हफ्ते रहे। यू मेड सम वेरी गुड फ्रेंड्स, सिद्धार्थ शुक्ला, लेट सिद्धार्थ शुक्ला, such a lovable person, and he was good friends with you. बीच में थोड़ा सा बिग बॉस के अंदर तो ऑब्वियसली होती रहती हैं चीजें, but overall he was a very good friend of yours, very right? good. When he passed away, did it hit you like all of a sudden? Yeah. I was devastated. और उससे भी हार्ट अटैक, जो मैं कह रहा हूँ हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है, हार्ट अटैक। आई वॉज डेविस्टेटेड बिकॉज सिद्धार्थ और मैं बिग बॉस में काफ़ी क्लोज थे। हमने एक बार हम नाविका और सुधीर चौधरी की बात कर रहे थे बिग बॉस के अंदर। मैं नाविका नोज अबाउट दिस, सुधीर चौधरी ऑल्सो नोज अबाउट इट। उनकी बात कर रहे थे कि हाउ आई लव देम एंड आई रियली डू, and how I've learned so much from both Navika and Sudhir Chaudhary. He was very, very intelligent. Okay. क्योंकि एक परसेप्शन होता है कि एक्टर्स इतना करंट अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते। सिद्धार्थ was super intelligent. Super intelligent is an understatement. वो आरबीआई, उनके डैड आरबीआई में काम करते थे, तो उसने मुझे बताया जब भी वो आरबीआई की बिल्डिंग क्रॉस करता उसको सल्यूट करता। और एक चीज़ सिद्धार्थ के बारे में मुझे बहुत पसंद थी, और मैं हमेशा उसको कहते रहता था, ब्रो यू डोंट नो व्हाट अ बिग स्टार यू आर। और वो खुद नहीं जानता, वो बहुत पॉपुलर थे, वो खुद नहीं जानता वो बात, और नहीं जानता था। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी सेक्सी अबाउट हिम, if I may say it as a brother. It was very sexy that he didn't know how popular he was. It was a very manly thing. He didn't give a damn. Very alpha thing. And I think that's why I got along very well with him, because by nature I am very alpha and he was an alpha. So we had a lot of interaction. Great guy. आफ्टर बिग बॉस कोविड के समय हम बहुत टच में थे। अच्छा, थे आप लोग टच में? Yeah, कितने लोगों में I've archived my chats with him. I will never reveal it, never in my book also, never in my OTT series also will I reveal the chats. But we had very intimate chats in terms of life, intimate for life, on future visions. And in each of those chats I've written, bro, you don't know how big a star. I really saw him as a brother. Paras I'm very close to. मैंने उनके साथ एक podcast किया। Rashmi. Devolina, she's now pregnant, soon to be a mother. So yeah, these are good people. How was the experience, and for you how was it? वहाँ पे रहना, so much gratitude. वहाँ पे रहना, you were fine with it? सारे काम खुद करना, सब कुछ करना? हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं बहुत ये एक परसेप्शन है कि मुझे बहुत लग्जरी वगैरह चाहिए। आई एम ओके विद एनीथिंग, मुझे कोई चीज़ की एक आपके हिसाब से नहीं, पॉलिटिशियंस का होना चाहिए बिग बॉस?
How would that be? हाँ I think politicians का बिग बॉस होना चाहिए, इसमें मोदी जी बिग बॉस हो गए। हाँ मोदी जी चाहते हैं राहुल जी आप इधर आए, मोदी जी चाहते हैं अमित शाह जी आप इनको बाहर निकालिए, मोदी जी चाहते हैं राजनाथ सिंह जी अरे अब आप हाउस तो उनको में। डिक्टेटर ही दिखा दे रहे हैं, ऐसा अरे बिग थोड़ी बॉस, है। अरे बिग वो- बॉस है ना देश के। हाँ वो बिग बॉस हैं, बिग बॉस है ना चुने देश हुए के। बिग बॉस हैं, हाँ तो वो चुने हुए तो बिग बॉस। चुने हुए हैं। हाँ तो 5 साल बट के वैसे बिग बॉस। अंदर जो लोग होंगे हाँ, आपके फिर हिसाब से उसमें- कौन अच्छा कर सकता है उसमें सबसे अच्छा देखो, सबसे एंटरटेनमेंट वैल्यू होगी संजय राउत की। संजय राउत एंटरटेन करेगा। गंभीर बात है हमारे, कौन करेगा बिग बॉस हाउस के अंदर, पार्लियामेंट को अगर आप बिग बॉस हाउस समझे हाँ तो गंभीर बातें कौन करेगा पार्लियामेंट में इस वक्त। नितिन गडकरी जी का एक पॉजिटिव रोल होगा, तो सबके बीच में रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे। निर्मला सीतारमण जी का भी एक रोल होगा, उसके अंदर वो टैक्स लेगी। हम इतना ट्रोल होने वाले हैं इसके बाद। गौरव गोगोई जी का भी एक अच्छा रोल होगा, राहुल जी जो बोले वो वही करेगी। और अगर इसमें स्पोक्स पर्सन भी हमने ऐड कर दिया तो आप, अरे तो फिर दंगल हो जाएगा वहाँ पर। आपके भाई भी आ गए और सुप्रिया शिनेत भी आ गई, तो फिर कैसा रहेगा आपके हिसाब से? और गौरव भाटिया भी आ गए और आलोक जी भी आ गए सारा। मुझे लगता है फिर मजा आएगा, फिर उसमें हाथापाई भी हो सकती है एक्चुअल में, जो बहुत मजा आएगा। और हम बैठकर, और वो आनंद और आशुतोष जैसे ही नहीं होगी, और फिर करण और मैं बैठ के पॉपकॉर्न खाते झगड़ा देखेंगे। यहाँ से चल रहा है, हाथ वहां से चल रहा है। बट हु डू यू थिंक विल सर्वाइव? इस पूरी चीज को सर्वाइव कौन करेगा? जो सही से गेम खेल लेगा और हाँ, एंड में अगर मोदी जी पार्टिसिपेंट हो तो जीत जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर वो गुजरात से हारते नहीं आए तो वो और फटफट निकाल देगा। उनको वो आता है। सर्वाइव, ये सर्वाइवर, लाइक आई लाइक मोदी जी, ही इज अ सर्वाइवर। कांग्रेस में भी कुछ सर्वाइवर्स है। तो आपके लिए एक और फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चंस आए थे तहसीन। सो द क्वेश्चन इज, आपके फेवरेट, और आंसर देना है आपको, हाँ, योर फेवरेट टीवी एंकर राइट नाउ, बिकॉज यू गो ऑन सो मेनी शोज, व्हिच इज द वन शो यू रियली लाइक और द एंकर दैट यू रियली एडमायर? लेट्स स्टार्ट विद एंकर। एंकर कौन है जो आपको बहुत पसंद है? नाविका एंड राहुल शिवशंकर इक्वली, बट नाविका फॉर बीइंग अ वुमन। नाविका, ओके। एंड योर फेवरेट डिबेट शो जिसपे आपको लगता है चर्चा बहुत अच्छी होती है? कैन बी नाविका जी शो, बट कैन बी सम अदर शो आल्सो जिसपे आपको लगता है कि यू नो द डिबेट, द फॉर्मेट, द पैटर्न इज वेरी गुड। दूरदर्शन, क्योंकि वो इंटरप्ट नहीं करते, वो आपको बोलने। अशोक श्रीवास्तव जी, ब्रिलियंट। आई वाज देयर 2 दिन पहले ही। अशोक जी इतना रिसर्च करते, आप ज्यादा, मोर पीपल शुड वॉच दूरदर्शन आल्सो। इतना वो रिसर्च करते थे, और एक मुझे कभी भी उन्होंने कभी रोका नहीं बोलने से। वंडरफुल। और सोचे, मैं दूरदर्शन में सरकार की इतनी आलोचना करता हूँ, हाँ, वो कभी नहीं रोकते वो। अब क्वेश्चन एक आता है, एंड दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन नाउ, एंड ये आपसे जानना भी है लोगों को, कि यू नो देयर आर 3 लीडर्स जिनके नाम कांग्रेस से आते हैं, जिनको लोग देखते हैं कि क्या दे कैन बी सक्सेसर्स टू राहुल गांधी। लेट्स पुट सक्सेसर असाइड, बट इन 3 में किस में आप भविष्य देखते हैं एक बड़ा नेता बनने का? बड़े नेता हैं ये अपने राइट में। सचिन पायलट, रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार। इन 3 में आप किसको देखते हैं? सचिन पायलट। व्हाई इज ही नॉट so much talked about? You think उनको पीछे रखा गया? It's a mistake. What do you think about it? I don't know. उनको क्यों पार्टी पीछे रखेगी? नहीं, अब जैसे गहलोत जी kept dominating in राजस्थान. But in that case, I think कि सचिन पायलट जी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. I'm very clear on this. You clear about that? उसके 2-3 practical reasons है. Nothing against DK और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत जी. सचिन इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज्यादा फ्लुएंट है, दोनों लैंग्वेजेस में. Also he's liked by everyone. He's liked by everyone. यंगस्टर्स, महिलाओं में, गर्ल्स में, विमेन में, और सीनियर सिटीजन में उसकी बहुत पकड़ है. एंड छवि बहुत ऑनेस्ट है. एंड ही इज वेरी डिसेंट टू टॉक. इतनी जो छवि ऑनेस्ट है और सब कुछ, आपको लगता है वो रह पाएंगे कांग्रेस में, या बीजेपी उनको भी अपने पाले में ले लेगी? बिकॉज ऐसे लोग जनरली बीजेपी के पाले में पहुंच जाते हैं, जहां पॉपुलर होने लग जाते हैं. थोड़ा सा दुख हुआ है कि जो 3 या 4 बहुत टैलेंटेड लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हेमंता बिस्वा शर्मा जी, शहजाद, ये 3 इतने टैलेंटेड लोग हैं जो बीजेपी चले गए. बीजेपी इज अ टैलेंट, व्हाट डू यू कॉल इट, सक्शन पंप है टैलेंट की, सब चले जाते हैं वहां पर. I don't know, suction pump है. Some of the people who've gone are not very. कई लोग पूछ रहे हैं मुझसे, आप भी तो नहीं कहीं बीजेपी फाइनली चल देंगे, सब छोड़ा, फाइनली बीजेपी चल दी है? नहीं जा सकते. कभी उनसे इत्तेफाक नहीं रखता. जो उनका कोई विजन ही नहीं है देश को लेकर. मेरा जो विजन, वो
यार पहली बात तो यार वो टैक्स के ही सुनकर उनको हर चीज में टैक्स बढ़ाना, और ये फ्री कल्चर है ना, ये मुझे नहीं जमता है बीजेपी का। ये भी वो टैक्स पेयर को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और टैक्स रेट तो आप अपने को बीजेपी में नहीं देखते हैं? सचिन पायलट हैज, और हेट स्पीच मैं थोड़ी कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बीजेपी बट दे वांट टू नो इट फ्रॉम यू। पहली बात तो एज अ कंट्री हु डू यू थिंक इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर मोदी जी? मोदी जी जब तक भी हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आपकी क्या प्रेडिक्शन है? वेयर द हैट ऑफ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, हु डू यू थिंक द फोर्सेस कहां जा रही है? अगला प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है? मोदी जी के बाद कौन बनेगा इस देश का? बीजेपी वापस जीतती है 2029 का चुनाव, तो डेफिनेटली अमित शाह जी फॉर नाउ। You think Amit Shah ji for is now, the next? if BJP wins, along with Amit Shah ji, जो अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए हमारे देश के, देवेंद्र फडणवीस जी, माइंड ब्लोइंग, गडकरी जी ऑफ कोर्स इन द डार्क हॉर्स, एंड हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आई थिंक विल बी गुड प्राइम मिनिस्टर बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस का अगर देखें, अगर कांग्रेस जीतती है तो ऑफकोर्स राहुल जी तो है ही आगे, पर अगर राहुल जी सोचते कि उनको नहीं बनना है पीएम, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर प्राइम मिनिस्टर। फॉर प्राइम मिनिस्टर, बट ऑफ कोर्स अगर राहुल जी या प्रियंका जी नहीं बनना चाहती तो, और अगर कांग्रेस जीती तो ही इज अ गुड चॉइस टू हैव। आई थिंक एक जो मुझे लॉस हुआ जो गए, वो बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते थे कांग्रेस के अंदर, वो मिलिंद देओरा। ओके, वही मैंने कहा ना, वो भी चल इंडस्ट्री में जो उनके डैड की, और वो सेकंड चीज मिलिंद, जो उनके डैड के रिलेशंस यूएस के साथ थे। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके डैड को एक्नॉलेज किया था जब मिलिंद कांग्रेस के अंदर थे। तो मिलिंद जैसा टैलेंट को नहीं खोना चाहिए था कांग्रेस को। वो भी ही सो क्लोज टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, टू द बिजनेस हाउसेस, टू फिल्म इंडस्ट्री, वो एक सॉफ्ट पावर ले आता है ना पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। एक और क्वेश्चन आ रहा है तहसीन कि अब अगर मैं हार्डकोर पॉलिटिकल कैलकुलेशंस की बात करूं, तो एक बात ये कही जाती है कि भाई कांग्रेस का वोट बैंक जो है, दैट इज कि भाई माइनॉरिटीज को इकट्ठा करो, इधर कास्ट की बात करो, कुछ कास्ट को अपने साथ जोड़ो, यही एक राजनीति चल रही है। बीजेपी का अलग चल रहा है, बीजेपी का ओबीसी में एक्सपेंशन मैसिव हुआ है पिछले कुछ सालों में। आप पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के तहत व्हाट इज द पाथ फॉर कांग्रेस? किस वोट बैंक को क्या करें, किन तबकों को अपने साथ जोड़ें जो करेंगे? क्या ये माइनॉरिटी को ही पैंडर करने वाली राजनीति चल सकती है? आपके हिसाब से नहीं चलेगी, तो क्या समीकरण कास्ट वाइज और इस वाइज आप सोचते हैं? इसलिए नहीं चलेगी कि माइनॉरिटीज वो चीज नहीं चाहते। मुझे अब बताओ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, एक बेचारा मुसलमान जिसको खाने की प्रॉब्लम है, नौकरी की प्रॉब्लम है, एक कॉस्मोपॉलिटन जगह में उसको घर नहीं मिलता क्योंकि एक जेन्युइन डिस्क्रिमिनेशन है, उसको क्या फर्क पड़ता है टीपू सुल्तान या औरंगजेब से? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, आप क्यों उसको उस डिबेट में जा रहे हो? उसको आप मेन स्ट्रीम में ले आओ, उस मुस्लिम को। तो मुझे लगता है कि इवन जो उनका जो कोर जैसे, और मैं इसको नंबर्स के साथ देता हूँ, जैसे बाल ठाकरे के ग्रैंडसन जो वर्ली से चुनाव जीते अभी, मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, 25% वोट मिलिंद देओरा को दिया। तो मुस्लिम भी समझता है कि ठीक व्यक्ति कौन है। तो ये चीज़ें रेलेवेंट मुद्दे उठाओ, और रेलेवेंट मुद्दे मुसलमान बच्चों के लिए भी सेम है जो हिंदू बच्चों के लिए। करण और सलीम के मुद्दे सेम ही हो गए कि क्या मैं अपने परिवार की जिंदगी बेहतर कर सकता हूँ। एंड यू थिंक ये कास्ट की राजनीति बढ़ेगी और घटेगी? यू थिंक ये और होनी चाहिए? क्या है इसकी रेलेवेंस, आप कैसे देखते हैं कास्ट के आने वाले दिनों में? ग्रे है। क्या हमें जानना चाहिए कि कौन किस लेवल पे इकोनॉमिकली है, जिसके कारण हम पॉजिटिव हेल्प उनको कर सकते हैं 100%। बट क्या उसको पॉलिटिकली यूज करना चाहिए? नहीं। तो उसमें दो चीज़ें, जैसे कि बिहार का जो कास्ट सर्वे हुआ, पता चला काफ़ी हमारे ब्राह्मण भाई बहन है जो गरीब है, बहुत गरीब है, जितने दलित गरीब है उतने गरीब है। मुझे इस पे एक बात आपसे पूछनी है जी। ब्राह्मण की जब हम बात करते हैं, एक जमाना होता था ब्राह्मण वोट जो होता था, इफ आई मे यूज, कांग्रेस का होता था। मुझे समझ में नहीं आया कांग्रेस क्यों उसको खो रही है ना? ये होता था ना, ब्राह्मण वोट कांग्रेस का होता था एक टाइम पे, और कांग्रेस को एक टाइम पे हिंदू पार्टी भी बोला जाता था। अगर हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, उसीलिए तो जिन्ना तो अलग हुए। इसलिए ये जो एक डिग्रेडेशन हुई, आपको लगता है इन द कमिंग डेज इसमें एक रिवर्सल होगा? डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस योर बिट कि भाई किसी तरह आप इस पे कंट्रीब्यूट करें? इसका हम क्या एक निवारण देख रहे हैं? कांग्रेस वाज द ओरिजिनल हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, जिन्ना इसलिए तो अलग हुए ना। वो जो मुस्लिम लीग बना है, जिसको भाजपा के पॉलिटिकल फोरफादर्स ने हेल्प किए,
वो तो ये कंट्रोवर्शियल है, बट चलिए आप अपनी हाँ किए ना, उनके पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी पहली थी हिंदू महासभा, उनके साथ गवर्नमेंट बनाई, तो जिन्ना तो इसीलिए तो अलग हुए। कांग्रेस वाज द ओरिजिनल हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। यू थिंक दैट विल एवर हैपन अगेन? इट शुड हैपन अगेन, बट देन दे विल बी कॉल्ड चुनावी हिंदूस। हु? कांग्रेस। व्हाई? यही तो हुआ ना। तो कांग्रेस में मतलब ये क्या है? ये फंस गई है कॉपीराइट केस है बीजेपी का। दिस इज अ फैक्ट राइट नाउ। क्यों फैक्ट क्यों है? ये फंसी तो हुई है ना कांग्रेस। चुनाव से जस्ट पहले अगर आप मंदिर जाना शुरू करो, वो ऐसे कुछ नहीं, वो रोज जाते हो। मुझे आपको लगता है इसमें ऑप्टिक्स चेंज होने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना खराब है कांग्रेस का। कम्युनिकेशन खराब है, दैट इज द ओनली थिंग। भाई एक चीज बताओ, मेरी शादी कैसी हुई? अग्नि के सामने ही हुई ना मेरी शादी। अग्नि के सामने हुई ना। वो क्या बीजेपी वालों की वजह से मैंने अग्नि के सामने शादी की? क्या मतलब कुछ भी कांग्रेस, कुछ भी बीजेपी बोल देगी और कांग्रेस सुनकर लेती है। वो बुल्ली की तरह कांग्रेस भी सुनते रिएक्ट करती है। मेरी शादी तो अग्नि के सामने हुई ना। सोनिया जी पीछे बैठी थी ना। वो बीजेपी वालों की वजह से मैंने अग्नि के सामने शादी की। कुछ भी कांग्रेस आकर बीजेपी आकर बोल देगी और कांग्रेस उसको ये सब नॉनसेंस है। बट पॉलिटिक्स की बात करें, कांग्रेस को ओरिजिनल हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बनना होगा, पीरियड। That's a big statement. And that's a big statement. And by being a Hindu nationalist party, you're not against anyone That's else. fine. That's fine. क्या नेहरू जी सेक्युलर नहीं थे? क्या सरदार पटेल सेक्युलर नहीं थे? क्या मौलाना आजाद सेक्युलर नहीं थे? भाई मौलाना आजाद से ज्यादा सेक्युलर आदमी इस मुल्क ने नहीं देखा है। वो एजुकेशन मिनिस्टर बने और किस तरह की उन्होंने फाउंडेशन रखी। आप उसे इत्तेफाक रखो ना रखो, that will call for a long debate इसके ऊपर। and again but that's fine. I got your point. I got your point. Time is different. But the Congress was an original party of everybody coming together. So Tehseen, now we're just coming पूरा एक full circle अगर हम लें आपका, you've done so many things, अभी भी आप यहाँ पर है, and you think you're just getting started. Where are you at this point of time? आपके हिसाब से मेरा समय अब आ गया है। आपका समय अब आ गया है। And when I say समय आ गया है, we're talking about active politics. We're talking about helping the country. तो मेरी जो भी business commitments है, I have almost got out of most. जो थोड़े बहुत है, I want to finish off all the. And then dedicate yourself completely only to serving the country. मुझे सिर्फ देश की सेवा करना है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से हो ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देश के लिए एक विजन। How does your mother feel about it? Because she is someone who struggled a lot in her life. A lot. Whenever I talk to Shehzad, and even when I talk to you, and I've seen your family, as a single mother, I mean, the way she handled when your father passed away, it's been an incredible journey for her. उनको आज कैसा लगता है seeing you know go places and you thinking कि भाई अब कैसे आगे बढ़ना है, देश के लिए क्या करना है? उनके point of view से जरा बताइए, how does she see her family now? Of course she has a grandkid, तो उनके बारे में जरा हमें बताइए, because वो ज्यादा बात होती नहीं है about her struggles, her trials. It's been tough for her. It's been very, very tough, in fact, for her. Yeah. So, my mom lost my dad when she was in her mid-40s. My dad was in his late mid-40s. And or my mom was actually in her early 40s, right? So she lost my dad. And for a woman, it's very tough, when you lose your partner, your love, right. your life partner, stuff like that. तो बहुत obviously उनको बहुत मुश्किल हुई। फिर वो एक, of course, mom बहुत educated थी. She was a BSc, etc. But वो एक होम मेकर थी। शहजाद और मेरी लाइफ को उसने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की थी शहजाद और मेरी अपब्रिंगिंग में। और अचानक से सुबह मेरे डैड ठीक है, दोपहर में वो गुजर जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट आता है। तो वो बाहर निकली, घर का बिजनेस का ध्यान रख रही थी। करण मेरी मॉम एक इनसिक्योरिटी का दौर था, क्योंकि जिनके साथ बिजनेसेस थे वो पैसे ठीक से नहीं आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। एक स्ट्रेस, हम एक ऐसे समय से गुजरे। करण मेरी मॉम बस में जाती थी यार, बस में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बॉस, बस में जाती थी फैक्ट्री। और डैड का रोड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, विच इज आज भी मेल डोमिनेटेड है, उस वक्त तो और भी मेल डोमिनेटेड बहुत था।
वहाँ बैठकर उस बिजनेस को समझना, बिटुमिन कितना आया, बिटुमिन होता है टार, कितना आया, ये आया वो आया, इंजीनियर्स के साथ, लेबरर्स के साथ बनना, उनको सैलरी देना, वहाँ खड़े रहकर चाय पीना, एक महिला के लिए जो 40s में आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता बट कितना उनको स्ट्रेस हुआ होगा। और फिर घर पर आकर मुझे बड़ा करना, शहजाद को बड़ा करना। कारण मैं हमेशा ये बात मानता हूँ, अगर मेरी मॉम की जगह मेरे डैड की जगह मेरी मॉम एक्सपायर होती, मेरे डैड नहीं कर पाते। You'd have to remarry or have a girlfriend or at least get somebody a lady who takes care of us. कुछ तो उनको करना पड़ता। यार एक मेरी मॉम कर पाई यार, मतलब unbelievable है। और I have a lot of gratitude for my mother. अब मेरी मॉम she's in her late 60s और मेरी लाइफ में एक ही एम है कि I take care of her because you know Karan, it's not easy to raise two boys. Yeah. And she's done it so well and with a smile always. And उन्होंने हमें सिखाया कि सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए. And now today when I see her, she is now in her 60s. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि, and I'm being very honest, right? कि how much time do I have? Right? Because you gotta also be practical. And she's very healthy, very fit, very independent. But reality is reality. तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं पुणे जाऊँ, I go out for one meal with her. I go out once a week. I go out to the mall with her. Just take our dogs and go and the dogs are getting a bath. I see it and have a coffee with her. मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनके साथ quality time बिताऊँ. And I try उनकी बातें सुनूँ. She's going through a lot because now she's also in her 60s. So she's also going through a lot. But a very loving lady and I try amazing. I try and So I try and give. और यार देखो यार, मैं एक चीज़ कहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जिन्होंने आपका ध्यान रखा है ना, जिन्होंने आपको बड़ा किया है, ये कोशिश करो कि उनको दुख ना हो। बिल्कुल यार, क्योंकि यार सब कुछ तो मैं उनकी वजह से ना। अगर मेरी मॉम छोड़ देती मुझे, अगर मेरी मॉम नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा पाती तो क्या मैं आपके सामने यहाँ बैठा होता? जो मेरे में हिम्मत आई, जो ताकत आई थी कि मैंने जो भी अपनी लाइफ में किया मेरे लिए, शहजाद के लिए, वो तो उसका सपोर्ट था ना पीछे। वो तो पता था ना कि मेरी मॉम है। बिल्कुल। एंड हर कदम पे वो आप लोग के साथ रही, नॉट जस्ट एक तो होता है भाई फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, एंड शी इज डन इट विद अ स्माइल। हल्की सी भी मुझे कभी बिटरनेस नहीं दिखी, इतना कुछ होने के बाद भी इन लाइफ। कभी अपनी मॉम को नहीं, अपनी वो अकेले में क्या बात करती होगी या सोचती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कभी भी मेरे सामने या शहजाद के सामने उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों मुझे मेरे पे ये परेशानी। मतलब आप सोचो, एक 40-year-old वुमन, उसका हस्बैंड सही, मतलब मैं बता रहा हूँ, सुबह मेरे डैड मेरे को मिलते, कहते मैं आपको स्कूल छोड़ रहा हूँ, द डे एक्सपायर्ड, कल उनका इत्तेफाकन कल उनकी डेथ एनिवर्सरी है इत्तेफाकन। आप सोचिए कि सुबह उठते, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न, मुझे एक इंट्यूट आता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, आई एम नॉट गेटिंग टू डिटेल। डैड उठते कहते नहीं मैं आपको स्कूल छोड़ता हूँ, मैं आपको क्लासेस में छोड़ता हूँ। जो आदमी आपको सुबह छोड़ रहा है क्लास में, दोपहर में पता चलता है इज नो मोर। शॉकिंग। एंड माई मॉम वेंट थ्रू दैट एंड शी इमर्ज स्ट्रॉन्गर। वो एक अग्नि परीक्षा ही है, वो एक तरह से एक अग्नि परीक्षा ही है। एंड शी इमर्ज स्ट्रॉन्गर। कभी उन्होंने भगवान से, खुदा से ये नहीं पूछा कि क्यों मुझ पर ही क्यों आ रही है। हमेशा उसने अपने फेट को एक्सेप्ट किया। और आज बिलीफ भी स्ट्रांग हुआ उनका, उसके बाद भी हर बिलीफ इज स्ट्रांग। शी इज रिलीजियस, शी इज वो रोज शाम को जमात, हमारे अंदर जो मॉस्क की जमात रोज शाम को जाती, सुबह वो मंदिर के बाहर बैठ मंदिर की साफ सफाई करती है अपने लेडीज के साथ, फिर उनका वो चलता है। वो हाची इज लाइक, जुर्बान तो है, हाची इज लाइक हर ग्रैंडसन अमंग्स डॉग। हाची उनके साथ रहता है, उसका देखभाल करती है। मतलब आप सोचिए एक 60-year-old लेट 60s में एक लेडी क्या क्या नहीं कर रही। इट इज अनबिलीवेबल। एंड आई एम सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट शी इज माई मदर एंड शी शहजाद मदर ऑल्सो। और कभी भी उसने मुझे ये नहीं पूछा कि क्यों शहजाद ने ये पार्ट लिया, क्यों तुमने ये पार्ट लिया, नेवर। वो दोनों, वो एक्सेप्टेंस है यार, अनकंडीशनल लव है। उसने कभी मुझे नहीं पूछा ये क्यों, हमेशा पूछा ये क्यों नहीं, ये भी करो। बस यो सच में ये हिम्मत होती है। आई थिंक दैट शोज अप तहसीन, दैट शोज अप इन बोथ ऑफ यू, इफ आई मे से, द वे यू बोथ हैव ग्रोन अप टू बी, और जिस तरह से आप लोग डेडिकेटेड वे में, आई थिंक प्रीटी मच लोगों की भी मदद कर रहे हो और जो भी कर रहे हो, आई थिंक दैट्स द अल्टीमेट ट्रिब्यूट जो आप दोनों ने दिया है टू हर अपब्रिंगिंग। एंड आई वुड ऑफ कोर्स प्रे एंड वांट कि एक आप गिफ्ट और उनको दो कि आप दोनों साथ आ जाओ वापस। आई थिंक दैट विल बी द अल्टीमेट गिफ्ट टू हर, दैट इज व्हाट आई प्रे फॉर।
And thank you so much, Tehseen. It's been wonderful speaking with you. And let me tell you कि बहुत लोगों की दुआएं भी हैं आपके साथ. Lot of people send their good wishes and blessings to you, and they all somewhere realize कि you are someone who should be in a position जहां पे आप और लोगों की मदद कर सको. So on that note, thank you so much, Tehseen, and to our viewers. Today we spoke with Tehseen, and एक बात जो मुझे हमेशा स्ट्राइक आउट करती है अबाउट तहसीन इज ही हैज दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ कि व्हाट कैन वी डू फ्रॉम हियर. आई हैव नेवर सीन हिम कंप्लेन, आई हैव नेवर सीन हिम वाइन एंड क्राई. ऑलवेज हैड दिस एटीट्यूड कि यहां से हम चीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं. वील हैव मोर इंटरेस्टिंग पीपल लाइक तहसीन. मोर पावर टू हिम. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करके हमें बताएं और किस किस से आप रूबरू होना चाहेंगे. We're just getting started on Karan Verma Unplugged. Thank you.